दरबार की ताकत अब काफी कमजोर हो गई थी। अगर वे इन परिस्थितियों में तलवार संप्रदाय से भिड़ते तो शायद उन्हें बहुत कम लाभ होता। हालांकि अगर सम्राट महाबल अपना गुस्सा बाहर नहीं निकालते तो उन्हें बेचैनी महसूस होती। काफी सोच विचार के बाद अपने गुस्से में सम्राट महाबल ने अंततः अपना सारा रोष संरक्षक गरुड़ पर उतारने का फैसला किया। यदि संरक्षक गरुड़ ने अपनी पहल पर काम नहीं किया होता और इतने सारे राक्षस दरबार के विशेषज्ञों को तलवार संप्रदाय के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए नहीं ले गए होते तो यह सब नहीं होता और राक्षस दरबार को इतना भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। उन 500 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बारे में सोचकर सम्राट महाबल को ऐसा लगा जैसे उनका दिल खून के आंसू रो रहा हो। यदि संरक्षक गरुड़ को कड़ी सजा नहीं दी गई तो उनके लिए इस दबे हुए गुस्से को निगलना मुश्किल होगा। पहरेदारों, सम्राट महाबल हॉल के बाहर की ओर दहाड़े। राक्षस राज, क्या आदेश है? एक पहरेदार तुरंत हॉल में दाखिल हुआ। सम्राट महाबल को सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। मैं अभी साधना करने के लिए एकांतवास में जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही संरक्षक गरुड़ वापस आए मुझे तुरंत सूचित करें, सम्राट महाबल ने कठोरता से कहा। उनके दिव्य चेतना अवतार के विनाश ने उनकी आत्मा को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके लिए ठीक होने के लिए तत्काल एकांतवास की आवश्यकता थी। इसके अलावा भालू कबीले का क्षेत्र जहां संरक्षक गरुड़ रहते थे राक्षस दरबार से बहुत दूर था। उनकी वापसी यात्रा में कम से कम कई साल लगेंगे। एकांतवास में भी सम्राट महाबल अपने अधीनस्थों को संरक्षक गरुड़ की वापसी पर तुरंत सूचित करने का निर्देश देना नहीं भूले, जो उनके प्रति उनके गुस्से की सीमा को दर्शाता था। जी राक्षस राज, पहरेदार ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। उत्तरी महाद्वीप, भालू कबीले और भेड़िया कबीले के क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद विराट ने तलवार संप्रदाय के सदस्यों के लिए यात्रा की सुविधा के लिए दोनों विशाल भूमि पर टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित किए। भालू और भेड़िया कबीलों के क्षेत्र विशाल थे, प्रत्येक त्रिज्या में 50 पद्म, 50 क्वाड्रिलियन ली से अधिक, 50 युमेश राजवंशों से भी बड़े। लोमड़ी कबीले के क्षेत्र के साथ मिलकर इन दो क्षेत्रों में पूरे उत्तरी महाद्वीप की पश्चिमी सीमा का आधे से अधिक हिस्सा शामिल था। इतने विशाल विस्तार के भीतर अनगिनत धन था। तलवार संप्रदाय ने पहले भालू और भेड़िया कबीले के क्षेत्रों से जो खजाने लूटे थे वे अनगिनत वर्षों में भालू और भेड़िया कबीले के केवल संचित संसाधन थे। इन दो विशाल क्षेत्रों में कई खनिज शिराएं और विभिन्न आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी थीं, जिनका तलवार संप्रदाय ने अभी तक हिसाब भी नहीं लगाया था। यदि इन खनिज संसाधनों और दुर्लभ खजानों को शामिल किया जाए तो उनका मूल्य 1 खरब 1 ट्रिलियन नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों से कहीं अधिक होगा। इन क्षेत्रों को प्राप्त करने के बाद तलवार संप्रदाय ने अपने संसाधनों को विकसित करने के लिए लोगों को भेजना शुरू कर दिया। दैत्यों की खनन टीमें सबसे पहले पहुंची, बाद में जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले किसान और खजाना शिकारी आए। यदि इस विशाल क्षेत्र में नागदंत चावल लगाए जाते तो इसकी पैदावार निस्संदेह नाटकीय रूप से बढ़ जाती। पूर्वी महाद्वीप, शिखर शर्मा कई वर्षों से जयश्रीगढ़ में तैनात थे, जब तक कि नरसिंह दानव वंश ने शर्मा परिवार के क्षेत्र में लौटने से पहले सभी सहमत शर्तों को पूरा नहीं कर लिया। उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना नरसिंह दानव वंश के धूर्त स्वभाव को देखते हुए हो सकता है कि उन्होंने अपने सभी वादों को ईमानदारी से लागू नहीं किया होता। हालांकि जब वह जयश्रीगढ़ में तैनात थे तो उन्हें खबर मिली कि कुछ दिन पहले वह पश्चिमी उत्तरी महाद्वीप में दिखाई दिए थे। तलवार संप्रदाय का नेतृत्व करते हुए लोमड़ी कबीले को भालू और भेड़िया कबीलों, 5 प्रमुख दानव कबीलों में से 2 को नष्ट करने में सहायता की थी और राक्षस दरबार के कई विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यहां तक कि स्वयं राक्षस राज सम्राट महाबल से 500 अरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की वसूली की गई थी। जब यह खबर फैली तो अधिपति सूर्यकांत शर्मा ने इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए जयश्रीगढ़ की एक विशेष यात्रा भी की। हालांकि शिखर शर्मा इस मामले के बारे में गोलमोल रहे, न तो इसे स्वीकार किया और न ही इसका खंडन किया। खबर सुनकर वह जानते थे कि यह उनका असली स्वरूप विराट था जिसने यह किया था। विराट के तीसरे अवतार के रूप में विशेष रूप से अपने असली स्वरूप की यादें प्राप्त करने के बाद शिखर शर्मा अपने असली स्वरूप के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि शिखर शर्मा ने शिखा शर्मा के कारण अपने असली स्वरूप में वापस लौटना नहीं चुना, लेकिन अपनी उत्पत्ति के बारे में जानने के बाद, विशेष रूप से अपने असली स्वरूप की यादें प्राप्त करने के बाद, शिखर शर्मा काफी हद तक अपने असली स्वरूप द्वारा आत्मसात कर लिए गए थे। गहराई में उन्होंने अभी भी विराट के तीसरे अवतार के रूप में अपनी पहचान स्वीकार की। पूर्वी महाद्वीप, शर्मा परिवार। एक आंगन में हरे कपड़े पहने एक लड़की झूले पर बैठी थी, शून्य में आकाश की ओर देख रही थी। आंगन में शरद ऋतु की हवा चल रही थी और गिरे हुए पत्ते हवा में नाच रहे थे। वीरू, तुम कब वापस आओगे? हरे वस्त्रधारी लड़की ने उदासी से आह भरी। उसका चेहरा लालसा और अकेलेपन से भरा था। उसका प्रिय 5 साल से चला गया था। वह उससे इतने लंबे समय तक कभी अलग नहीं हुई थी। 5 साल तक लगातार तड़प ने उस पर अपना असर डाला था, भले ही वह एक शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ थी। शिखा। जैसे ही हरे वस्त्रधारी लड़की विचारों में खोई हुई थी, उसके कानों में एक कोमल आवाज गूंजी। उस परिचित आवाज को सुनकर, जिसके लिए वह दिन रात तरसती थी, फिर से गूंज उठी। हरे वस्त्रधारी लड़की अनजाने में कांप गई। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि एक नीले बागे में एक आकृति उसके पीछे खड़ी है। वह परिचित चेहरा, वह परिचित आकृति उसे बहुत वीरू। उस पल हरे वस्त्रधारी लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह नीले बागे वाले लड़के की बाहों में कूद गई, उसे कसकर गले लगाया और चिल्लाई। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। शिखा! नीले बागे में युवक ने धीरे से हरे रंग की लड़की को गले लगाया, उसे धीरे से पुकारा। दोनों शरद ऋतु की हवा में गले मिले। उनकी कोमलता ने मौसम की ठंडक को भी कम कठोर बना दिया और आंगन, जो आमतौर पर गिरे हुए पत्तों से भरा होता था, अब गर्म और आमंत्रित महसूस हो रहा था। वीरू, तुम इतने लंबे समय तक कहां थे? मैंने तुम्हें बहुत याद किया।
काफी देर बाद शिखा शर्मा ने आखिरकार बात की। उसकी आवाज में उलाहना का संकेत था। जब वह शिखर शर्मा से बात कर रही थी, वह उसकी बाहों में कसकर लिपटी रही। उसका चेहरा उसकी छाती में दफन था, हिलने से इनकार कर रही थी। उसके हाथ उसे कसकर पकड़े हुए थे, जैसे कि डर था कि वह उसे फिर से छोड़ देगा। मैं अब वापस आ गया हूं। शिखर शर्मा थोड़ा मुस्कुराए और धीरे से बोले, वीरू, मैं तुम्हें फिर से मुझे छोड़ने की अनुमति नहीं दूंगी। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। शिखा शर्मा ने अपना चेहरा उठाया, शिखर शर्मा को अटूट संकल्प के साथ देखा। वह अपने वीरू को फिर से छोड़ना नहीं चाहती थी, न ही वह इस दिल दहला देने वाली तड़प को एक बार फिर से सहना चाहती थी। उसके आंसुओं से सने चेहरे को देखकर शिखर शर्मा ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और कोमलता से कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। इन वर्षों में वह शिखा शर्मा को कैसे याद नहीं करता। हालांकि वह विराट की आधी आत्मा से बना एक अवतार था, लेकिन विभिन्न कारणों से उसका व्यक्तित्व विराट से बिल्कुल अलग था। विराट प्रेम के मामलों के बारे में लगभग पूरी तरह से अज्ञानी था, लेकिन जन्मजात निर्मल मणि से अपने जन्म के बाद से वह हमेशा शिखा शर्मा के साथ रहा था। दोनों अविभाज्य थे। उनकी भावनाएं शुरुआती नवोदित आकर्षण से एक गहरे और अविस्मरणीय प्रेम में विकसित हुईं। ऐसे अनुभव जो विराट ने पहले कभी नहीं किए थे। वापस दक्षिणी महाद्वीप के गौरव राजवंश के इंद्रपुरी शहर में जब विराट को पहली बार एक महिला से प्यार हुआ, तो उसका सामना लावण्या लोहिया से हुआ, जिसके शुरू से ही उसके प्रति गुप्त उद्देश्य थे। उस दर्दनाक अनुभव ने विराट को प्यार के मामले में एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक छाया के साथ छोड़ दिया। बाद में हालांकि उसने कई महिलाओं का सामना किया जो वास्तव में उससे प्यार करती थीं, जैसे कि निहारिका, शुभांगी, शालिनी, सुहाना, दृष्टि और यामिनी, लेकिन उसे पसंद करने वाली महिलाओं की भारी संख्या ने उसे अभिभूत कर दिया, जिससे वह अनिश्चित हो गया कि क्या करना है। शिखर शर्मा के विपरीत, जो एक कोरी स्लेट के रूप में पैदा होने के क्षण से शिखा शर्मा से मिला, जो बिना शर्त उसके लिए समर्पित थी। उस समय शिखा शर्मा उसके पक्ष में एकमात्र महिला थी। उसकी भावनाओं में हस्तक्षेप करने के लिए कोई अन्य महिला दिखाई नहीं दी। इसलिए शिखा शर्मा के लिए उसकी भावनाएं समान रूप से केंद्रित और गहरी थीं। शिखा शर्मा के साथ उसने जो अनुभव किया वह वास्तव में गहरा और अटूट प्रेम था। उसका असली स्वरूप विराट, हालांकि सुंदरियों से घिरा हुआ था, वास्तव में नहीं जानता था कि प्यार क्या है। तलवार संप्रदाय में वापस उसने शुरू में केवल निहारिका और शुभांगी को अपनी वरिष्ठ बहनों के रूप में माना। उस समय विराट ने अभी अभी लावण्या लोहिया द्वारा विश्वासघात का अनुभव किया था और गहरे दर्द में, रोमांस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान पूरी तरह से मार्शल आर्ट प्रशिक्षण पर था। बाद में जब उसे पता चला कि निहारिका और शुभांगी उसके लिए गिर गई थीं, तो विराट अभी भी कुछ हद तक हैरान था। भले ही उसने उनकी भावनाओं को स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके लिए उसका स्नेह परिवार की तरह अधिक था, न कि उस तरह का भावुक एक तरफा प्यार। जहां तक उन घटनाओं का सवाल है जो बाद में यामिनी के साथ सामने आईं, यह प्यार के बारे में और भी कम था। शुरुआत से उसे यामिनी द्वारा इसमें मजबूर किया गया था। एक बार जब वे पति पत्नी बन गए और यामिनी ने उसे एक बेटी भी दी, तो विराट चाहकर भी रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता था। यामिनी के लिए उसकी भावनाएं भी परिवार तक सीमित थीं। उसने कभी भी उसके साथ प्यार में होने का अनुभव नहीं किया। बाद में मिली अन्य महिलाओं को शामिल करते हुए, जैसे कि मान्या, लीलावती और आयु, विराट ने उन सभी को परिवार माना। पूरे समय विराट ने कभी भी सच्चे प्यार का अनुभव नहीं किया। निहारिका, शुभांगी, यामिनी और सुहाना के साथ उसके रिश्ते रोमांटिक प्यार की तुलना में पारिवारिक स्नेह की तरह अधिक थे। केवल उसके तीसरे अवतार शिखर शर्मा और शिखा शर्मा के बीच के गहरे और अविस्मरणीय प्रेम को ही सच्चा प्रेम माना जा सकता था। शिखर शर्मा की वापसी के बाद शिखा शर्मा उससे लगभग अविभाज्य थी। अपना सारा समय उसके साथ बिताती थी। उसे एक पल के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। बहुत खुश होकर शिखा शर्मा की साधना की गति भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। शिखर शर्मा की वापसी के 1 महीने बाद शिखा शर्मा अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर गई। साधना के मामले में अपने माता पिता शशांक शर्मा और सुमित्रा के साथ बराबरी कर ली। शिखा शर्मा के अर्धचरण दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद उसके बड़े भाई शेखर शर्मा का जीवन और भी कठिन हो गया। उनकी मां सुमित्रा द्वारा लगातार आलोचना की जाती थी कि वह पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिससे शेखर शर्मा दुखी हो गए। वह पहले से ही दिन में लगभग 12 घंटे साधना कर रहे थे। वह संभवतः और अधिक मेहनत कैसे कर सकते थे? यह प्रतिभा की बात थी और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अपनी मां के दबाव में शेखर शर्मा की साधना वास्तव में तेजी से आगे बढ़ी। जल्द ही उन्होंने आरोहण लोक के अंतिम चरण में प्रवेश किया। अंततः अपनी मां की लगातार डांट से बच निकले। सुमित्रा ने भी शिखा शर्मा का जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य प्राप्त करने के बाद पिछले कुछ वर्षों में अपनी साधना में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। मूल रूप से शशांक शर्मा की चोटें ठीक होने के बाद उन्होंने दानवों के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए सीमा पर जाने की योजना बनाई थी। लेकिन बाद में शर्मा परिवार में घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण उनकी प्रारंभिक योजनाएं अस्थायी रूप से ठंडे बस्ते में डाल दी गईं। हालांकि वह दांव संघ की एक दांव पुत्री थीं, लेकिन अब उनकी शादी शर्मा परिवार में हो गई थी और जब वे मुसीबत में थे तो उन्हें अभी भी अपने पति के परिवार का बोझ साझा करना था। जब नरसिंह दानव वंश ने पूर्वी महाद्वीप पर आक्रमण किया, तो उन्होंने मूल रूप से नरसिंह दानव वंश के आक्रमण का विरोध करने के लिए शशांक शर्मा के साथ पूर्वी महाद्वीप की उत्तरी सीमा पर जाने का इरादा किया था। हालांकि शिखर शर्मा के हस्तक्षेप के कारण शर्मा परिवार के कुलपिता पितामह विश्वनाथ शर्मा ने जोड़े को शर्मा परिवार के क्षेत्र में ही रखा, उन्हें अग्रिम पंक्ति में युद्ध में भाग लेने से रोका। पिछले कुछ वर्षों से सुमित्रा और उनके पति शशांक शर्मा शर्मा परिवार के भीतर एकांतवास में साधना कर रहे थे।
जन्मजात आध्यात्मिक द्रव के सहयोग से सुमित्रा अंततः अर्धचरण दिव्य विकास लोक की सीमा तक पहुंच गई और दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने का अपना प्रयास शुरू कर दिया। सुमित्रा पहले दांव संघ के शीर्ष 10 दांववादियों में से एक थीं, जिनके पास असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा थी। जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य की सहायता से दिव्य विकास लोक में उनकी सफलता बहुत आसान थी। कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा और सीधे सफलता प्राप्त हुई। सुमित्रा की सफलता ने पितामह विश्वनाथ शर्मा, अधिपति सूर्यकांत शर्मा और अन्य लोगों को बहुत प्रसन्न किया। उनके शर्मा परिवार को आखिरकार एक और दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ मिल गया था। हालांकि सुमित्रा शर्मा परिवार की सदस्य नहीं थीं, लेकिन उनकी शादी इसमें हुई थी और उन्हें परिवार का सदस्य माना जाता था। सुमित्रा की सफलता के कुछ समय बाद शशांक शर्मा ने भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने का प्रयास करने के लिए अपना एकांतवास शुरू किया। मार्शल आर्ट प्रतिभा और साधना संचय के मामले में शशांक शर्मा और सुमित्रा वास्तव में काफी समान थे। हालांकि युद्ध के मैदान में लगी गंभीर चोट के कारण वह मार्शल आर्ट साधना में पिछड़ गए थे। शशांक शर्मा का एकांतवास जल्दी समाप्त हो गया। वह अपनी पत्नी जितने भाग्यशाली नहीं थे और अंततः सफलता प्राप्त करने में असफल रहे। गंभीर चोटें आईं। शशांक, क्या तुम ठीक हो? सुमित्रा ने अपने कमजोर पति को देखते हुए चिंतित होकर पूछा। सुमित्रा, मैं ठीक हूं। शशांक शर्मा ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए। लेकिन दुर्भाग्य से मैं शायद तुम्हारे साथ युद्ध के मैदान में नहीं जा पाऊंगा। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में उनकी विफलता ने उनकी मार्शल आर्ट नीम को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। भले ही वह अपनी चोटों से उबर गए, फिर भी वह अनिवार्य रूप से अपंग हो जाएंगे। उनकी ताकत कम से कम आधी कम हो जाएगी। हालांकि उनकी पत्नी अब एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थीं। यदि वह उनके साथ युद्ध के मैदान में जाते तो वह केवल उनके लिए बोझ ही होते। तुम पहले से ही इस हालत में हो, तुम युद्ध के मैदान में जाने के बारे में क्या सोच रहे हो? बस घर पर रहो और ठीक हो जाओ। सुमित्रा ने उन्हें घूरा और चिढ़कर कहा। सुमित्रा, यदि तुम मध्य महाद्वीप की सीमा पर जा रही हो तो पहले सूर्यवीर को खोजना याद रखना। सूर्यवीर अब बहुत शक्तिशाली है और उसे हमारे पिछले संबंधों के लिहाज से तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। शशांक शर्मा ने सुमित्रा को देखते हुए कहा। शशांक, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पिटना चाहते हो? सुमित्रा ने गुस्से में कहा। सूर्यवीर के साथ मेरा रिश्ता पूरी तरह से मासूम है। यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। सुमित्रा, तुम क्या सोच रही हो? शशांक शर्मा ने अवाक होकर कहा। मैंने यह नहीं कहा कि तुम्हारे और सूर्यवीर के बीच कुछ भी था। दांव संघ में वापस, क्या तुम दोनों वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई बहन नहीं थे? मैंने सुना है कि तुम दोनों के बीच अच्छे संबंध हुआ करते थे। उस दोस्ती के नाते उसे युद्ध के मैदान में तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। तुमने अभी अभी दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया है। यदि तुम सीधे जाती हो, दानव कबीले के एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ का सामना करना बेहद खतरनाक होगा। यदि सूर्यवीर मेरी देखभाल करने में मदद कर सकता है तो मैं बहुत अधिक निश्चिंत महसूस करूंगा। शशांक, मुझे लगता है कि तुम वास्तव में सठिया गए हो। तुम ऐसी बकवास कैसे कह सकते हो? सुमित्रा ने गुस्से में पलटवार किया। मैं दुश्मनों को मारने के लिए युद्ध के मैदान में जा रही हूं, अपना नाम बनाने के लिए नहीं। यदि सूर्यवीर मेरी देखभाल करता है तो क्या मैं वो नहीं बन जाऊंगी? अगर ऐसा है तो मैं घर पर ही रह सकती हूं। युद्ध के मैदान में जाकर खुद को शर्मिंदा क्यों करूं? सुमित्रा की बातें सुनकर शशांक शर्मा चुप हो गए। इतने सालों तक शादीशुदा रहने के बाद वह सुमित्रा के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह समझते थे। यदि सुमित्रा दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने से पहले सीमा पर जाती तो शशांक शर्मा बहुत अधिक निश्चिंत होते, क्योंकि दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने से पहले दांव संघ सुमित्रा को दिव्य विकास लोक के दुश्मनों का सामना करने की अनुमति नहीं देता। सुमित्रा की युद्ध शक्ति के साथ उसके पास दिव्य विकास लोक से नीचे के दुश्मनों के खिलाफ खुद को बचाने का एक उच्च मौका होता। हालांकि सुमित्रा अब दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर चुकी है। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से दिव्य विकास लोक से नीचे के छोटे मोटे लोगों से निपटने में संतुष्ट नहीं होगी। लेकिन उसने हाल ही में दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया है और यदि उसे दानव कबीले के उन दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा तो खतरा बहुत अधिक होगा। यही कारण है कि शशांक शर्मा चिंतित थे और यही कारण है कि वह सुमित्रा की सफलता को देखने के बाद सफलता प्राप्त करने के लिए एकांतवास में जाने के लिए भी उत्सुक थे। दुर्भाग्य से वह बदकिस्मत थे और दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में असफल रहे। पिताजी, मेरे पास अभी भी काफी मात्रा में जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य बचा है। इसका उपयोग करके देखें और देखें कि क्या यह आपकी मार्शल आर्ट नीम को ठीक कर सकता है, ताकि आप फिर से दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने का प्रयास कर सकें। अपने पिता के उदास रूप को देखकर शिखा शर्मा को उनके लिए खेद महसूस किए बिना नहीं रहा गया और वह जल्दी से बोली। शिखा, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन जन्मजात आध्यात्मिक द्रवों को अपने लिए रखना चाहिए। शशांक शर्मा ने हाथ हिलाया और कहा, मैं अपनी चोटों को जानता हूं। हालांकि जन्मजात आध्यात्मिक द्रव बहुत प्रभावी हैं, लेकिन वे उपचार करने वाली दवाएं नहीं हैं। यह चोट मार्शल आर्ट नीम को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर चुकी है। इस तरह की चोट को जन्मजात आध्यात्मिक द्रव से ठीक नहीं किया जा सकता है। ऐसे कीमती खजाने को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कोई और तरीका नहीं है? शिखा शर्मा ने चिंता के साथ पूछा। शिखा शर्मा की बातें सुनकर हॉल में सन्नाटा छा गया। मार्शल आर्ट नीम की चोटों को ठीक करना कोई आसान काम नहीं है। यदि मार्शल आर्ट नीम की चोटों को ठीक करना इतना आसान होता तो मार्शल आर्टिस्ट उच्च लोकों में प्रवेश करते समय इतने सतर्क नहीं होते। दुनिया में इतने कम दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ नहीं होते। यह ठीक इसलिए है क्योंकि मार्शल आर्ट नीम की चोटों को ठीक करना इतना मुश्किल है और एक असफल प्रयास अनिवार्य रूप से मार्शल आर्ट में किसी के मार्ग को काटने के बराबर है कि मार्शल आर्टिस्ट उच्च लोकों में प्रवेश करते समय इतने सतर्क होते हैं। चाचा शशांक, मेरे पास कुछ उपचार करने वाली औषधियां हैं। वे आपकी चोटों को ठीक करने में सक्षम होनी चाहिए।
और यहां तक कि आपको फिर से दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में मदद कर सकती है। चाचा शशांक, आप इसे आजमा सकते हैं। जैसे ही हर कोई चुप था, शिखर शर्मा अचानक बोल उठे। वीरू, तुम्हारे पास मेरे पिता की चोटों को ठीक करने का कोई तरीका है? शिखर शर्मा की बातें सुनकर शिखा शर्मा ने बहुत खुशी के साथ पूछा। हाँ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शिखर शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, भतीजे शिखर, तुम किस तरह की उपचार और शुद्धि की बात कर रहे हो? क्या वे वास्तव में मेरी चोटों को ठीक कर सकते हैं? शिखर शर्मा को इतने आत्मविश्वास से बोलते हुए सुनकर शशांक शर्मा जिज्ञासा के साथ पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। मेरे पास यह जो उपचार औषधि है उसे प्राचीन दिव्य धारा मदिरा कहा जाता है। छोटों के इलाज में इसके चमत्कारी प्रभाव हैं। शिखर शर्मा ने कहा। शराब की एक लौकी को प्रकट करने के लिए अपना हाथ खोला, जिसे उन्होंने शशांक शर्मा को सौंप दिया। इसके अलावा यह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा न केवल एक उपचार औषधि है, बल्कि दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने पर भी इसके चमत्कारी प्रभाव हैं। यदि चाचा शशांक के पास उनकी मदद करने के लिए यह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा है, तो उन्हें आसानी से दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा? क्या यह तलवार संप्रदाय की कोई चीज नहीं है? तुम्हारे पास यह कैसे है? शिखर शर्मा की बातें सुनकर शशांक शर्मा जिज्ञासा से पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा अब पूरे दांव संघ में एक प्रसिद्ध अस्तित्व है। कहा जाता है कि दांव संघ के मुख्य युद्ध गुट के बुजुर्ग एल्डर रुद्र और एल्डर यशपाल दोनों ने इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को पीने के बाद अपनी चोटों से उबर गए और दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में प्रवेश कर गए। हालांकि यद्यपि यह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, लेकिन सीमित मात्रा के कारण यह बेहद महंगी है और भले ही आपके पास पैसा हो, आप इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यहां तक कि दांव संघ के प्रमुख संरक्षकों को प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की एक लौकी प्राप्त करना भी अविश्वसनीय रूप से कठिन लगा। किसी और की तो बात ही छोड़िए, लेकिन शशांक शर्मा ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शिखर शर्मा के पास प्राचीन दिव्य धारा मदिरा जैसा अद्भुत खजाना होगा। यह मुझे विराट ने दिया था, शिखर शर्मा ने कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा। दरअसल वह यह खुलासा नहीं करना चाहते थे कि उनके असली स्वरूप ने उन्हें बड़ी मात्रा में साधना संसाधन दिए थे, क्योंकि वह शिखा शर्मा को परेशान नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब सुमित्रा और शशांक शर्मा दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, तब उन्होंने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को नहीं निकाला था। लेकिन अब शशांक शर्मा को दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने में विनाशकारी विफलता को देखकर और शिखा शर्मा के चिंतित चेहरे को देखकर वह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को बाहर निकालने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या विराट ने तुम्हें यह दिया? शिखर शर्मा की बातें सुनकर शशांक शर्मा चौंक गए और जल्दी से पूछा, विराट ने तुम्हें यह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा क्यों दी? साथ ही विराट पूर्वी महाद्वीप में कब आया? शशांक शर्मा को यह नहीं पता था कि सम्राट महाबल के साथ लड़ाई के बाद विराट जयश्रीगढ़ के बाहर शिखर शर्मा से मिलने के लिए प्रकट हुआ था। आखिरकार शिखर शर्मा ने अधिपति सूर्यकांत शर्मा और अन्य लोगों को निर्देश दिया था कि वे इस मामले का प्रचार न करें, ऐसा न हो कि शिखा शर्मा नाराज हो जाएं। अब शिखर शर्मा की बातें सुनकर शशांक शर्मा स्वाभाविक रूप से काफी आश्चर्यचकित थे। यदि प्राचीन दिव्य धारा मदिरा वास्तव में विराट द्वारा दी गई थी, तो क्या यह पुष्टि नहीं करेगा कि शिखर शर्मा विराट का ही एक रूप था? इससे पहले हालांकि उन्हें और सुमित्रा को कुछ संदेह थे, लेकिन वे निश्चित नहीं थे। लेकिन अगर विराट ने वास्तव में शिखर शर्मा को प्राचीन दिव्य धारा मदिरा दी, तो यह मूल रूप से साबित कर देगा कि उनका संदेह लगभग निश्चित रूप से सच था। जैसे ही शशांक शर्मा ने अपना सवाल पूछा, उन्हें अचानक सिर पर एक जोर का थप्पड़ लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सुमित्रा उन्हें गुस्से से घूर रही थी और कह रही थी, पूछो पूछो पूछो। शशांक, तुम्हारे पास इतने सवाल क्यों हैं? शशांक शर्मा जो सोच सकते थे, सुमित्रा स्वाभाविक रूप से वह सोच सकती थी। लेकिन अगर शशांक शर्मा उसे दबाते रहे तो यह केवल उनकी बेटी को नाखुश करेगा। पिताजी, चूंकि वीरू के पास यह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा है, इसलिए आपको इसे जल्दी से लेना चाहिए और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। शिखा शर्मा ने कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा। हालांकि वह विराट का एहसान स्वीकार करने में बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन वह खुद को ठीक करने के लिए प्राचीन दिव्य धारा मदिरा लेने के बजाय उसके प्रभावों को भुगतना पसंद करेगी। हालांकि यह उसकी अपनी नींव नहीं थी जो क्षतिग्रस्त थी, बल्कि उसके पिता की थी। वह विराट के प्रति अपनी नाराजगी को अपने पिता की चोटों को बिगड़ने और उनके भविष्य को मार्शल आर्ट में खतरे में डालने नहीं दे सकती थी। शिखा, यह शिखा शर्मा की बातें सुनकर शशांक शर्मा झिझके। वह जानते थे कि उनकी बेटी विराट को नापसंद करती है। यदि उन्होंने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा स्वीकार कर ली, तो क्या वह विराट का एहसान स्वीकार नहीं कर रहे होंगे और अपनी बेटी को मुश्किल स्थिति में नहीं डाल रहे होंगे? अरे पिताजी, बकवास बंद करो। वीरू पहले ही इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को बाहर निकाल चुका है। क्या आप उसे इसे फेंकने देंगे? शिखा शर्मा ने चिढ़कर कहा। विराट के साथ मेरे रिश्ते को इतना बुरा मत समझिए। हम जानी दुश्मन नहीं हैं। इसके अलावा सच कहूं तो आपने पहले जो जन्मजात आध्यात्मिक द्रव्य इस्तेमाल किया था, वह वास्तव में उस आदमी का ही था। यह पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है, तो इतना क्यों सोचना? शशांक शर्मा को झिझकते देख वह समझ सकती थी कि वह किस बारे में चिंतित थे। वह उसके कारण उसे मुश्किल स्थिति में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन आज की घटना के बाद शिखा शर्मा को भी एहसास हो गया था कि वह आखिरकार विराट से बच नहीं सकती। चाहे वह इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश करे, वह इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि उसका वीरू विराट का ही एक अवतार है। चूंकि वह वीरू को जीवन भर प्यार करना चाहती थी, तो वह असली विराट से कैसे बच सकती थी? पहले उसने सोचा था कि जब तक वीरू और विराट नहीं मिलते, तब तक वे सभी परेशानियों से बच सकते हैं। वह बस एक ख्याली पुलाव था, खुद को धोखा देना। एक बार जब विराट की ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती, तो वह अनिवार्य रूप से दस्तक देता। ओह,
शिखा, तुम कह रही हो कि हमने पहले जो जन्मजात आध्यात्मिक द्रव इस्तेमाल किया था वह भी विराट का था? शिखा शर्मा की बातें सुनकर शशांक शर्मा हक्का बक्का रह गए और कुछ अजीब तरह से पूछा। यदि यह सच था तो उनकी बेटी विराट की बहुत आर्णी थी, न केवल उसका एक क्लोन चुरा रही थी बल्कि उसके इतने कीमती जन्मजात आध्यात्मिक द्रव को भी ले रही थी। यह सही है वास्तव में। चूंकि बात यहां तक आ गई थी, शिखा शर्मा ने बस इसे स्वीकार कर लिया। तो पिताजी, इसके बारे में इतना मत सोचिए। वैसे भी मैं विराट और मेरे बीच की चीजों को खुद संभाल लूंगी। ठीक है। अपनी बेटी को ऐसा कहते सुनकर शशांक शर्मा ने अब मना नहीं किया। उन्होंने शिखा शर्मा द्वारा दी गई शराब की लौकी को स्वीकार कर लिया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एकांतवास में साधना शुरू कर दी। शिखा शर्मा शिखर शर्मा को अपने कमरे में खींच ले गई। वीरू, विराट तुम्हें खोजने कब आया? शिखा शर्मा ने शिखर शर्मा को देखते हुए पूछा। यह देखते हुए कि बात यहां तक आ गई है, शिखर शर्मा ने अब कुछ नहीं छिपाया और शिखा शर्मा को बताया कि जयश्री गढ़ के बाहर क्या हुआ था। शिखा, क्या तुम नाराज हो? यह देखकर कि बोलने के बाद भी शिखा शर्मा चुप रही, शिखर शर्मा खुद को टटोलते हुए पूछने से नहीं रोक पाए। नहीं, मैं नाराज क्यों होंगी? शिखा शर्मा ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर विराट ने तुम्हें प्राचीन दिव्य धारा मदिरा नहीं दी होती तो तुम्हारी चोटें शायद इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें अपनी चोटों से पीड़ित कैसे देख सकती थी? मैं केवल विराट की आभारी हूं कि उसने तुम्हारी चोटों को ठीक करने के लिए प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का उपयोग किया। मैं इसके बारे में नाराज कैसे हो सकती हूं? हालांकि अधिपति सूर्यकांत शर्मा ने शिखा शर्मा को यह नहीं बताया कि विराट जयश्री गढ़ में शिखर शर्मा से मिलने आया था, लेकिन उसने वापस खबर भेजी थी कि सम्राट महाबल के साथ लड़ाई में शिखर शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसलिए शिखा शर्मा को अच्छी तरह पता था कि सम्राट महाबल के साथ शिखर शर्मा की लड़ाई कितनी खतरनाक थी और उनकी चोटें कितनी गंभीर थीं। अब ऐसा लग रहा था कि शिखर शर्मा का तेजी से ठीक होना विराट की बदौलत था, अन्यथा उसे अपने वीरू को देखने में बहुत अधिक समय लगता। शिखा शर्मा की खुद विराट के खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। एकमात्र संघर्ष यह था कि उसे विराट के क्लोन से प्यार हो गया था। शिखर शर्मा की बातें सुनने के बाद वह स्वाभाविक रूप से मिश्रित भावनाओं से भर गई थी। उसकी भावनाएं अविश्वसनीय रूप से जटिल थीं। वह अब कुछ हद तक अनिश्चित थी कि विराट का सामना कैसे किया जाए। शिखा, यह देखकर कि शिखा शर्मा नाराज नहीं है, शिखर शर्मा ने राहत की एक हल्की सांस ली। उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे से उसका नाम पुकारा। वीरू, कृपया मुझे छोड़कर मत जाना। शिखा शर्मा ने शिखर शर्मा को कसकर गले लगाया। उसकी आवाज सिसकियों से रुंध गई। मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। विराट के खिलाफ उसकी इतनी कड़ी दुश्मनी का कारण यह था कि उसे डर था कि एक दिन विराट उसके वीरू को उसके पास से ले जाएगा। वह उस भारी डर को कभी नहीं भूल पाएगी जो उसने तब महसूस किया था जब शिखर शर्मा और विराट कृष्ण धुंध वन में मिले थे। उस पल उसने महसूस किया, पहले से कहीं ज्यादा, कि वह अपने वीरू को खोने वाली है। शिखा, चिंता मत करो, जब तक मैं जीवित हूं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शिखर शर्मा ने उसकी पतली कमर को पकड़ते हुए धीरे से कहा। शिखर शर्मा से प्राचीन दिव्य धारा मदिरा प्राप्त करने के बाद शशांक शर्मा की चोटें वास्तव में तेजी से ठीक हो गई और उन्होंने सफलतापूर्वक दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद शशांक शर्मा और सुमित्रा शर्मा परिवार में अधिक समय तक नहीं रहे, बल्कि तुरंत दानव कबीले के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए मध्य महाद्वीप की सीमा के लिए रवाना हो गए। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद वे अब स्थानिक चैनलों के माध्यम से मध्य महाद्वीप की सीमा तक यात्रा नहीं कर सकते थे और उन्हें धीमी उड़ान से यात्रा करनी पड़ती थी। लेकिन उनकी गति से मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा तक पहुंचने में कम से कम कई दशक लगेंगे। इसलिए वे मध्य महाद्वीप की पश्चिमी सीमा तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए एक पल भी देरी नहीं करना चाहते थे। अपने माता पिता को दानवों से रक्षा के लिए मध्य महाद्वीप की सीमाओं के लिए प्रस्थान करते देख शिखा शर्मा और शेखर शर्मा उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें शर्मा परिवार के कुलपिता पितामह विश्वनाथ शर्मा ने पीछे रोक लिया। यदि शिखा शर्मा भाग गई तो शिखर शर्मा अनिवार्य रूप से उसका अनुसरण करेंगे और फिर पूरे पूर्वी महाद्वीप का प्रभारी कौन होगा? शिखर शर्मा की उपस्थिति के बिना नरसिंह दानव वंश और पूर्वी सागर के जलनाग वंश को रोका नहीं जा सकेगा। एक बार शिखर शर्मा चले गए तो नरसिंह दानव वंश और पूर्वी सागर के जलनाग वंश निश्चित रूप से फिर से मुसीबत खड़ी करेंगे। शशांक शर्मा और सुमित्रा भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उनके साथ जाएं। दानव आक्रमण से बचाव के लिए सीमाओं पर जाने का उनका उद्देश्य मानवता की शांति की रक्षा करना था, लोगों और उनके प्रियजनों के लिए एक शांतिपूर्ण और शांत रहने का वातावरण प्रदान करना था। वे अपने बच्चों को अपने साथ लड़ते हुए कैसे देख सकते थे? शर्मा परिवार के कुलपिता पितामह विश्वनाथ शर्मा और उनके माता पिता की सर्वसम्मत जिद के तहत शिखा शर्मा और शेखर शर्मा के पास शर्मा परिवार के साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि शशांक शर्मा और सुमित्रा के चले जाने के बाद वे बेकार नहीं बैठे। इसके बजाय उन्होंने जल नाग वंश का सफाया करने के लिए पूर्वी महाद्वीप के पूर्वी हिस्से की यात्रा पर शिखर शर्मा के साथ रहते हुए लगन से साधना की। इन वर्षों में पूर्वी सागर के जल नाग वंश ने पूर्वी महाद्वीप के तट पर काफी क्षेत्र पर लगातार अतिक्रमण किया और कब्जा कर लिया था। अब जब शर्मा परिवार के पास शिखर शर्मा जैसा शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ था तो वे स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे और इन क्षेत्रों को जल नाग वंश के हाथों में जाते हुए नहीं देखेंगे। इसके अलावा शर्मा परिवार के कुलपिता पितामह विश्वनाथ शर्मा समझते थे कि शिखर शर्मा हमेशा के लिए शर्मा परिवार के प्रभारी नहीं रह सकते, वह देर सबेर चले ही जाएंगे। जब शिखा शर्मा दिव्य विकास लोक में प्रवेश करेंगी तो वह और शिखर शर्मा अनिवार्य रूप से दानव कबीले के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए मध्य महाद्वीप की सीमा की यात्रा करेंगे। आखिरकार दानव कबीला मानव जाति का कट्टर जानी दुश्मन था।
इसलिए जब तक शिखर शर्मा पूर्वी महाद्वीप में थे, शर्मा परिवार को शर्मा परिवार के लिए किसी भी संभावित खतरे को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना था। अब जब नरसिंह दानव वंश का खतरा अस्थायी रूप से समाप्त हो गया है और अब उत्तर की सुरक्षा के लिए भारी सैनिक भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, पितामह विश्वनाथ शर्मा ने जलनाग वंश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए शर्मा परिवार की सभी सेनाओं को पूर्वी महाद्वीप के पूर्वी तट पर तैनात करना शुरू कर दिया। दक्षिणी महाद्वीप, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। बज, एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी आकाश में चली गई, एक विशाल ब्लैक होल को भेदती हुई। ब्लैक होल के भीतर अंतरिक्ष के अनगिनत टुकड़े लगातार बिखरते रहे। तेज तलवार की रोशनी धीरे धीरे गायब होने से पहले पूरी आधी चाय की प्याली के समय तक चली। विराट ने अपनी तलवार म्यान में रखी और वहीं खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खुशी का भाव था। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में पूरे 1 वर्ष की कठिन साधना के बाद उसकी सूर्य तलवार कला अंततः छोटे समापन के 7वें स्तर तक पहुंच गई थी। केवल इस एक तलवार तकनीक के साथ वह स्वर्गीय योद्धा सूची के शीर्ष 200 विशेषज्ञों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त था। विराट द्वारा सूर्य तलवार कला के 7वें स्तर में महारत हासिल करने के बाद वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर को छोड़ने ही वाला था कि तभी उसने दूसरे स्तर के दूसरी तरफ से आकाश में एक कीमती रोशनी की शूटिंग देखी। ये देखकर विराट बहुत खुश हुआ। ऐसा लग रहा था कि एक और खजाना आगे बढ़ गया है। उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में कुछ उच्च श्रेणी के खजाने रखे थे और वे खजाने दूसरे स्तर से बड़ी मात्रा में तारों की रोशनी को अवशोषित करने के बाद परिवर्तन और उन्नति से गुजरेंगे। इस लंबी अवधि में अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में काफी खजाने पहले ही उन्नत हो चुके थे। कुछ खजाने अर्धचरण जन्मजात जादुई हथियारों से निम्न श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियारों तक उन्नत हुए थे और कुछ निम्न श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियार मध्य श्रेणी के जन्मजात जादुई हथियारों तक उन्नत हुए थे। वह सोच रहा था कि इस बार कौन सा खजाना उन्नत हुआ है। विराट चमकी और चमकदार रोशनी बिखेरने वाले खजानों के पास पहुंचा। करीब से निरीक्षण करने पर विराट ने पाया कि इस बार जो खजाने उन्नत हुए थे उनमें रक्त देवता मंदिर और वायु पिशाच तुम भी शामिल थे। इतने लंबे समय तक अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रखे जाने के बाद रक्त देवता मंदिर और वायु पिशाच तुम भी दोनों निम्न श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों से मध्य श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों में उन्नत हो गए थे। यहां तक कि मध्य श्रेणी की जन्मजात जल तत्व मणि भी अब आसन्न परिवर्तन के संकेत दिखा रही थी। यह देखकर विराट खुद को बहुत खुश महसूस करने से नहीं रोक सका। रक्त देवता मंदिर और वायु पिशाच तुम भी कोई साधारण जादुई खजाने नहीं थे। एक किले जैसे रक्षात्मक जादुई खजाने के रूप में रक्त देवता मंदिर साधारण जादुई खजानों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। एक बार सक्रिय होने के बाद पूरा रक्त देवता मंदिर बाहरी दुश्मनों के हमलों का विरोध करते हुए एक अतुलनीय रूप से मजबूत किले में बदल सकता था। अब जबकि रक्त देवता मंदिर मध्य श्रेणी के जन्मजात में उन्नत हो गया था, यह व्यावहारिक रूप से एक रक्षात्मक दिव्य कलाकृति थी। जब तक वह रक्त देवता मंदिर को सक्रिय करता और अंदर छिपा रहता, तब तक दुश्मन रक्त देवता मंदिर की सुरक्षा को तोड़ने से पहले उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वायु पिशाच तुम भी एक अमूल्य आध्यात्मिक पत्थर जादुई खजाना भी विराट के लिए बहुत काम का होगा। विराट के वर्तमान साधना स्तर के साथ एक निम्न श्रेणी का जन्मजात जादुई खजाना भी अपनी पूरी शक्ति को उजागर नहीं कर सकता था। मध्य श्रेणी के जन्मजात जादुई खजाने की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि एक आध्यात्मिक पत्थर जादुई खजाने के रूप में वायु पिशाच तुम भी अपार शक्ति को उजागर करने के लिए आध्यात्मिक पत्थर की शक्ति का उपयोग कर सकती थी। इन दो जादुई खजानों का मध्य श्रेणी के जन्मजात जादुई खजानों में उन्नति उसके लिए बहुत लाभकारी होगी। जादुई खजानों की स्थिति की जांच करने के बाद विराट अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में नहीं रुका। एक फ्लैश के साथ वह अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से निकल गया। जैसे ही विराट ने दरवाजा खोला, उसने पाया कि सोनाली बाहर इंतजार कर रही थी। जूनियर सिस्टर सोनाली, क्या कोई बात है? विराट ने सोनाली को देखते हुए पूछा। छोटे मालिक, एल्डर ज्वाला आपको ढूंढ रही हैं, सोनाली ने कहा। ओ, वह मुझसे नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या सिखाने के लिए कहना चाहती है ना? विराट ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह एल्डर ज्वाला से काफी परिचित था। मूल रूप से एल्डर ज्वाला दिव्य पवन महल की केवल एक अस्पष्ट बुजुर्ग थी, लेकिन जब से उसने हथियार बनाने में आचार्य केशव की मदद की, वह प्रमुखता से बढ़ने लगी। शस्त्र निर्माणशाला के प्रमुख के रूप में आचार्य केशव ने कई युद्ध गुण जमा किए थे। हर बार जब एल्डर ज्वाला ने उसे हथियार बनाने में मदद की, तो उसने उसे इन गुणों से हाथों हाथ पुरस्कृत किया। इसने एल्डर ज्वाला को दिव्य पवन महल के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया, जो केवल महल की स्वामिनी एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना के बाद दूसरे स्थान पर थी। इसके अलावा विराट जानता था कि एल्डर ज्वाला आचार्य केशव को हथियार बनाने में मदद करने में इतना समय बिताने के बाद उसके लिए भावनाएं विकसित कर चुकी थीं। शायद वे भविष्य में एक जोड़ा बन जाएंगे। एल्डर ज्वाला और आचार्य केशव के बीच के रिश्ते को देखते हुए विराट ने एल्डर ज्वाला के साथ दिव्य पवन महल के अन्य बुजुर्गों की तुलना में कहीं बेहतर व्यवहार किया। विराट स्वागत कक्ष में पहुंचा और पाया कि एल्डर ज्वाला पहले से ही वहां इंतजार कर रही थी। छोटे मालिक, विराट को देखकर एल्डर ज्वाला जल्दी से खड़ी हो गई और सम्मानपूर्वक झुक गई। एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी और एल्डर नयना जैसे लोग दिव्य पवन महल की स्वामिनी से अपने संबंध के कारण विराट को सीधे उसके नाम से बिना किसी समस्या के बुला सकते थे। हालांकि साधारण दिव्य पवन महल के बुजुर्ग, जिनमें एल्डर गार्गी जैसे पूर्वज भी शामिल हैं, विराट का अनादर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सीनियर ज्वाला, विराट ने विनम्रता से अभिवादन वापस किया। सीनियर ज्वाला, आप यहां आई हैं संभवतः नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या के लिए, है ना? विराट ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल सही, छोटे मालिक वास्तव में अंतर्दृष्टिपूर्ण है, एल्डर ज्वाला ने जल्दी से उत्तर दिया। तो सीनियर ज्वाला, क्या आप तैयार हैं? विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उसने बोला, उसने अपनी उंगली बढ़ाई
और एल्डर ज्वाला के माथे को छू लिया। उसे नवविपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या प्रदान की। नवविपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या की विरासत प्राप्त करने के बाद एल्डर ज्वाला ने विराट के निवास को छोड़ दिया और एकांतवास में चली गई। वह विराट के पास नवविपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या प्राप्त करने के लिए दो कारणों से आई थी। सबसे पहले, उसने पर्याप्त युद्ध गुण जमा कर लिए थे, और दूसरा, वह पहले ही अर्धचरण दिव्य विकास लोक की सीमा तक पहुंच चुकी थी। वह दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने से पहले नवविपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या प्राप्त करना चाहती थी। अपनी नींव को मजबूत करने के लिए इसकी तकनीकों का उपयोग करना चाहती थी। आखिरकार, जितनी जल्दी हो सके दूसरी तकनीक पर स्विच करना हमेशा बेहतर होता है। किसी का साधना स्तर जितना ऊंचा होता है, तकनीकों को बदलना उतना ही अधिक परेशानी भरा होता है। एल्डर ज्वाला के जाने के बाद विराट तलवार संप्रदाय के क्षेत्र में घूमता रहा, उसकी सीमाओं के भीतर की स्थिति को देखता रहा। तलवार संप्रदाय के क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ था और उसके अधिकार क्षेत्र में मानव नागरिकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई थी। हालांकि तलवार संप्रदाय में सभी के ठोस प्रयासों के कारण यह फल फूल रहा था। इसके क्षेत्र में रहने वाले लोग आमतौर पर शांति और संतोष से रहने में सक्षम थे, भय से मुक्त। तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा धीरे धीरे पूरे मध्य महाद्वीप में फैल रही है। शक्ति सिंधु महाद्वीप के कई मार्शल आर्टिस्ट इसकी प्रसिद्धि सुनकर इसकी प्रशंसा करते हैं और इसके रैंक में शामिल होने के लिए उमड़ पड़ते हैं। हालांकि तलवार संप्रदाय शरण मांगने वाले सभी लोगों को स्वीकार नहीं करता है। यह कठोर परीक्षाएं आयोजित करता है। संप्रदाय यह गारंटी देता है कि ये मार्शल आर्टिस्ट उन्हें स्वीकार करने से पहले अच्छे चरित्र के हों। दुष्ट इरादे रखने वाले, चाहे उनकी साधना या शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि जांच के बाद यह पता चलता है कि एक आवेदक ने कई बुरे काम किए हैं, तो तलवार संप्रदाय उन्हें सीधे खत्म कर देगा। इन बदमाशों को दुनिया पर कहर बरपाना जारी रखने से रोकने के लिए स्वर्ग की ओर से कार्य करेगा। विराट बाहर घूमता रहा, तलवार संप्रदाय के क्षेत्र के भीतर शांतिपूर्ण दृश्य को देखता रहा और खुशी और संतुष्टि की गहरी भावना महसूस की। उसका आदर्श एक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण स्वर्ग बनाना था, जहां लोग शांति और संतोष से रह सकें और काम कर सकें, जहां हर किसी को अपने प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर मिले और जहां हर किसी की कड़ी मेहनत को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से पुरस्कृत किया जाए। और अब ऐसा लग रहा था कि तलवार संप्रदाय में सभी के साथ मिलकर काम करने से परिणाम काफी अच्छे थे। बाहर टहलने से लौटने के बाद विराट अपनी मां से मिलने के लिए नवधारा महाद्वीप पर जय युग संप्रदाय के खंडहरों में गया, जो एकांतवास में थीं। उसकी मां इतने लंबे समय से एकांतवास में थी और उसकी गणना के अनुसार उनकी सफलता आसन्न होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण क्षण में विराट जय युग संप्रदाय के खंडहरों के बाहर अपनी मां के पास रुका, व्यक्तिगत रूप से उनकी रक्षा की। हालांकि उसने मीरा के लिए कई साधना संसाधन तैयार किए थे, जिसमें प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की कई बड़ी लौकी शामिल थीं और सैद्धांतिक रूप से मीरा की दिव्य विकास लोक में सफलता में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वह अभी भी उसकी मां थी और इस नाजुक मोड़ पर विराट खुद को कुछ घबराहट महसूस करने से नहीं रोक सका। इस समय के दौरान न केवल विराट ने व्यक्तिगत रूप से मीरा की रक्षा की, बल्कि दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने भी उसकी रक्षा के लिए जय युग संप्रदाय के खंडहरों के बाहर पहरा दिया। आखिरकार मीरा दिव्य पवन महल की स्वामिनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थी। 1 महीने बाद जय युग संप्रदाय के खंडहरों के ऊपर आकाश में अजीब घटनाएं इकट्ठी हुईं और मीरा ने आखिरकार दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया और खंडहरों से बाहर निकली। मां, बधाई हो। विराट अपनी मां को बधाई देने वाला पहला व्यक्ति था। बहन मीरा, बधाई हो। दिव्य पवन महल की स्वामिनी भी उसे बधाई देने आई। आप सभी बहुत विचारशील हैं। यह सुनकर मीरा थोड़ा मुस्कुराई। इतनी जल्दी दिव्य विकास लोक में प्रवेश करते हुए मीरा को ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। साथ ही उसने विराट द्वारा प्रदान की गई प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की शक्ति को भी महसूस किया। कोई आश्चर्य नहीं कि दिव्य पवन महल की ताकत इतनी तेजी से विकसित हुई। ऐसे चमत्कारी संसाधनों के साथ यह अजीब होगा यदि कोई संप्रदाय तेजी से विकसित न हो। उसकी मां के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद विराट ने जश्न मनाने के लिए तलवार संप्रदाय में एक भव्य भोज आयोजित किया। खबर मिलने पर सूर्यवीर ने भी अंतरिक्ष को चीर दिया। मीरा को बधाई देने के लिए एक दिव्य चेतना अवतार को वापस दक्षिणी महाद्वीप में भेजा। न केवल सूर्यवीर का दिव्य चेतना अवतार मीरा को बधाई देने के लिए दक्षिणी महाद्वीप पर उतरा, बल्कि दांव संघ के मुख्य युद्ध गुट के कई उच्च पदस्थ सदस्यों ने भी मीरा को बधाई देने के लिए अपने दिव्य चेतना अवतारों को दक्षिणी महाद्वीप में भेजा। आखिरकार मीरा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, वह विराट की मां थी। आज के शक्ति सिंधु महाद्वीप में विराट का नाम कौन नहीं जानता था, विशेष रूप से दांव संघ के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, जो उधार पर जन्मजात जादुई खजाने की खरीद के कारण विराट के कर्ज के पहाड़ के नीचे दबे थे। उन्होंने उसके साथ एहसान करने में असफल होने की हिम्मत नहीं की। उस दिन भोज में जयपाल परिवार के प्रमुख जयपाल और जयपाल परिवार के दूसरे बुजुर्ग एल्डर योगेश्वर ने भी मीरा को बधाई देने के लिए अपने दिव्य चेतना अवतारों को दक्षिणी महाद्वीप में भेजा। मीरा को देखते हुए, जो पहले ही दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर चुकी थी, प्रमुख जयपाल आहें भरने से नहीं रोक सके। तलवार संप्रदाय की नींव वास्तव में अकल्पनीय रूप से मजबूत थी, जिससे मीरा इतनी जल्दी दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर सकी। हालांकि मीरा अभी भी अपने पिता प्रमुख जयपाल के प्रति कुछ नाराजगी रखती थी, लेकिन उसने इतने सारे शक्तिशाली आंकड़ों के सामने उन्हें शर्मिंदा नहीं किया। हालांकि भोज समाप्त होने और कई शक्तिशाली आंकड़ों के चले जाने के बाद मीरा ने अब प्रमुख जयपाल को मैत्रीपूर्ण नजर से नहीं देखा। यह देखकर एल्डर योगेश्वर आखिरकार खुद को और नहीं रोक सके। उन्हें मीरा को वह सब कुछ समझाने का मौका मिला जो प्रमुख जयपाल ने उस समय उसके लिए किया था। उसके पिता ने उसे नहीं छोड़ा था, न ही उन्होंने उसके दुर्भाग्य का फायदा उठाया था।
उनके अपने मजबूर कारण थे। इसके अलावा अत्यधिक दबाव में भी प्रमुख जयपाल ने गुप्त रूप से उसके और सूर्यवीर के लिए अनगिनत काम किए थे। एल्डर योगेश्वर का स्पष्टीकरण सुनने के बाद मीरा को एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को हमेशा गलत समझा था। मीरा ने पूरी रात विचार किया और अंततः व्यक्तिगत रूप से अपने पिता से माफी मांगने के लिए जयपाल परिवार के पुश्तैनी घर लौटने का फैसला किया। जयपाल परिवार के पुश्तैनी घर के पास विराट द्वारा स्थापित एक टेलीपोर्टेशन व्यूह था, जिससे उसकी वापसी बहुत आसान हो गई। यह सुनकर कि उसकी मां जयपाल परिवार लौट रही है, विराट चिंतित था और शार्दुल, विशाल, कछुआ और नीलिमा के साथ अपनी मां के साथ जयपाल परिवार गया। विराट, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नाना मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मीरा ने विराट से कहा। मां, जयपाल परिवार ने आपको इतना कष्ट दिया है और हम तीनों को इतने सालों तक अलग रखा। मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए सावधान रहना सबसे अच्छा है, कहीं वे कोई चाल न चलें। विराट ने कहा। ठीक है मेरे बच्चे, अगर तुम्हें आना पसंद है तो आ जाओ। मीरा ने अब मना नहीं किया। उसने हाथ बढ़ाया और विराट के बालों को सहलाया, बोलते हुए मुस्कुराई। विराट टेलीपोर्टेशन व्यू के माध्यम से अपनी मां के पीछे गया और फिर से जयपाल परिवार पहुंचा। मीरा को आते देख प्रमुख जयपाल हैरान रह गए। मीरा, तुम यहां क्यों आई हो? प्रमुख जयपाल ने जिज्ञासा से पूछा। पिताजी, आपने पहले मेरे लिए इतने काम किए, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? मैंने इतने सालों तक आपको गलत समझा, मीरा ने प्रमुख जयपाल को देखते हुए पूछा। मीरा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? प्रमुख जयपाल ने अपना सिर फेर लिया। अब मीरा को नहीं देख रहे थे और झूठी उलझन के साथ पूछा। पिताजी, अब आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है, दूसरे चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया, मीरा ने कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं। एल्डर योगेश्वर वास्तव में कुछ हैं, वह हमेशा दखल देना पसंद करते हैं, प्रमुख जयपाल ने कुछ चिढ़कर कहा। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? मीरा ने प्रमुख जयपाल को देखा। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं और पूछा। उसकी आवाज सिसकियों से रुंध गई। यह सोचकर कि उसने इतने सालों तक अपने पिता को गलत समझा था, उसे अपराध बोध की एक टीस महसूस हुई। क्या कहना है? प्रमुख जयपाल ने धीरे से आह भरी एक कड़वी मुस्कान के लिए मजबूर किया। तुम मेरी बेटी हो और मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह केवल स्वाभाविक है। इसके अलावा जयपाल परिवार के मुखिया के रूप में मैंने अपनी बेटी को इतना कष्ट सहते हुए देखकर पहले ही असहनीय रूप से दोषी महसूस किया है। मैं वास्तव में एक पिता होने के योग्य नहीं हूं, तो मेरे पास अपनी बेटी के लिए किए गए तुच्छ कामों के बारे में शेख ही बघारने का क्या मुंह होगा? यह समझ में आता है कि तुम मुझसे नाराज हो। नहीं, मैं जानती हूं कि पिताजी की अपनी कठिनाइयां हैं, उनकी अपनी अपरिहार्य मजबूरियां हैं, मीरा ने कहा। उसकी आवाज सिसकियों से रुंध गई। कारण चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपनी बेटी को पीड़ित देखने का यह कोई बहाना नहीं है। जयपाल परिवार के मुखिया के रूप में मैं कह सकता हूं कि मैंने इन वर्षों में पूरे जयपाल परिवार के साथ सही किया है, लेकिन मैंने अपनी ही बेटी को निराश किया है। तुम्हारी नाराजगी और नफरत मुझे थोड़ा बेहतर महसूस कराती है, कम दोषी। प्रमुख जयपाल ने अपना सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। प्रमुख जयपाल की बातें सुनकर विराट खुद को उनकी ओर देखने से नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि उसके नाना उतने बुरे नहीं थे जितना उसने कल्पना की थी, और उनमें कुछ अच्छे गुण थे। हालांकि जयपाल परिवार ने उसकी मां को इतना कष्ट दिया था, लेकिन इसका अधिकांश कारण जयपाल परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग एल्डर महेंद्र थे, और इसका प्रमुख जयपाल से बहुत कम लेना देना था। हालांकि प्रमुख जयपाल उसकी मां को मुक्त नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, और इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन यह बूढ़ा आदमी आखिरकार उसकी मां का पिता था। हालांकि उसने उसकी मां की जान बचाने के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन उसने उसे भागने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश नहीं की थी। जयपाल परिवार के मुखिया के रूप में उनके कार्य पूरी तरह से उचित थे, लेकिन एक पिता के रूप में उन्हें विशेष रूप से जिम्मेदार नहीं माना जा सकता था। बूढ़े आदमी की स्थिति और शक्ति को देखते हुए यदि वह वास्तव में अपनी मां को बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालना चाहते, तो एल्डर महेंद्र भी अपने अपार प्रभाव के साथ उन्हें रोकने में सक्षम नहीं होते। अंततः यह बूढ़ा व्यक्ति जयपाल परिवार के मुखिया के रूप में अपना पद छोड़ने को तैयार नहीं था। यही कारण था कि उसने सब कुछ जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की। विराट इसके लिए उनसे नाराज या नफरत नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में उनके लिए बहुत अधिक स्नेह भी नहीं होगा। विराट उनके बारे में प्रमुख जयपाल के आकलन से सहमत था। जयपाल परिवार के मुखिया के रूप में वह कर्तव्यनिष्ठ थे, लेकिन एक पिता के रूप में वह गैर जिम्मेदार थे। एल्डर योगेश्वर की मध्यस्थता के माध्यम से प्रमुख जयपाल और मीरा ने सुलह कर ली और सामान्य हो गए। अपनी गलतफहमियों को दूर करने के बाद मीरा ने विराट से जयपाल परिवार और तलवार संप्रदाय के बीच यात्रा की सुविधा के लिए जयपाल परिवार के क्षेत्र के भीतर एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित करने के लिए कहा। आखिरकार जयपाल परिवार उसका मायका था, और अब जब उसने अपनी गलतफहमियों को सुलझा लिया था, तो वह स्वाभाविक रूप से उम्मीद करती थी कि जयपाल परिवार भी समृद्ध हो सके। इसके अलावा उसने एल्डर योगेश्वर से सीखा था कि एल्डर महेंद्र का वंश, जिसने उस समय ठाकुर परिवार के साथ मिलीभगत की थी, उसके पिता द्वारा पूरी तरह से साफ कर दिया गया था। यहां तक कि एल्डर महेंद्र भी सूर्यवीर की तलवार से गंभीर रूप से घायल होने के बाद में प्रमुख जयपाल द्वारा मारे गए थे। हालांकि इस सफाई ने जयपाल परिवार को आंतरिक रूप से साफ कर दिया, लेकिन इसने उनकी ताकत को भी गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। बाहरी समर्थन के बिना यह अनिश्चित था कि जयपाल परिवार को ठीक होने में कितने साल लगेंगे। हालांकि तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों के समर्थन के साथ जयपाल परिवार जल्दी से ठीक हो सकता है, और थोड़े समय में पहले से भी अधिक मजबूत हो सकता है। दिव्य पवन महल इसका एक प्रमुख उदाहरण था। जब उस पर रक्त पिशाच संप्रदाय द्वारा हमला किया गया था,
तो उसकी उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी, जिससे वह एक शक्तिशाली संप्रदाय से 5 प्रमुख संप्रदायों के नीचे गिर गया था, यहां तक कि वरुण महल जैसी ताकत से भी कमजोर हो गया था। हालांकि तलवार संप्रदाय के समर्थन के साथ दिव्य पवन महल केवल कुछ दशकों में 3 प्राचीन कुलीन परिवारों के बराबर एक विशालकाय बनने के लिए उठ खड़ा हुआ है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ दिव्य पवन महल शायद 3 प्राचीन कुलीन परिवारों के मुखिया शर्मा परिवार से भी बहुत पीछे नहीं है। जयपाल परिवार की नींव दिव्य पवन महल की तुलना में कहीं अधिक गहरी है। यदि इसे तलवार संप्रदाय का समर्थन भी मिलता है तो निस्संदेह यह तेजी से प्रगति और विकास करेगा। मीरा के आदेशों के तहत विराट ने स्वाभाविक रूप से अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उसके मन में जयपाल परिवार के प्रति कोई सद्भावना नहीं थी, लेकिन उसने अपनी मां की इच्छाओं की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने जयपाल परिवार के क्षेत्र के भीतर दक्षिणी महाद्वीप को जोड़ने वाला एक टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित किया। दक्षिणी महाद्वीप लौटने पर विराट ने यामिनी को निर्देश दिया, जो संप्रदाय मास्टर की हवेली की प्रभारी थी, कि जयपाल परिवार के मार्शल आर्टिस्टों को तलवार संप्रदाय पहचान टोकन जारी करें। यह उन्हें तलवार संप्रदाय की गुण प्रणाली में एकीकृत करने और साधना संसाधनों के लिए गुणों का आदान प्रदान करने की अनुमति देगा। चूंकि जयपाल परिवार मीरा का मायका था, यामिनी स्वाभाविक रूप से इस मामले की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं करती थी। व्यक्तिगत रूप से इसे संभालने के लिए संप्रदाय मास्टर की हवेली के कुलीन कर्मियों का नेतृत्व करती थी। जब वान्या ने सुना कि 3 प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक जयपाल परिवार भी तलवार संप्रदाय में एकीकृत होने जा रहा है, तो वह खुशी से उछल पड़ी। वह पहले से ही सोच रही थी कि अपनी दादी के मायके को अपने वान्या गठबंधन में कैसे लाया जाए। अब जब उसके वान्या गठबंधन ने पहले ही उसके दादा सूर्यवीर के कनिष्क संघ को शामिल कर लिया था, अगर वह अपनी दादी मीरा के मायके को भी अपने वान्या गठबंधन के नियंत्रण में ला सकती थी, तो उसके वान्या गठबंधन की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। शायद उसके पिता विराट के तलवार संप्रदाय के बराबर भी हो जाएंगी। मां, आप जयपाल परिवार से संबंधित मामलों को मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देती? वान्या संप्रदाय मास्टर की हवेली में पहुंची और यामिनी को पाया बड़े उत्साह के साथ बोल रही थी। यदि वह जयपाल परिवार के मार्शल आर्टिस्टों के पहचान टोकन को संभालने की प्रभारी होती, तो वह आसानी से जयपाल परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी एकत्र कर सकती थी। जानकारी स्पष्ट करने के बाद ही वह लोगों की भर्ती शुरू कर सकती थी। हालांकि वान्या को आधिकारिक पदों के लिए बहुत इच्छा थी, लेकिन वह अपने वान्या गठबंधन में किसी भी नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति को लाना नहीं चाहती थी। छोटी लड़की, अब तुम क्या करने की सोच रही हो? यामिनी ने अपनी उंगली वान्या के माथे पर दबाई, चिढ़कर कहा। मैं तुम्हें बता दूं, यह मामला तुम्हारी दादी के परिवार से जुड़ा है। तुम्हारे पिता ने व्यक्तिगत रूप से हमें इसे सावधानी से संभालने का निर्देश दिया है। अगर तुमने इसे गड़बड़ किया तो वह तुम्हें उल्टा लटका देगा और पीटेगा। ओह मां, आप मुझे बहुत कम आंकती हैं। यह सिर्फ कुछ तुच्छ पहचान टोकन को संभालना है। मैं इतने छोटे मामले को कैसे गड़बड़ कर सकती हूं? वान्या ने आत्मविश्वास से कहा। इसके अलावा पिताजी अब मुझे पीटने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं दादी को बता दूंगी और वह भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब जब उसके पास उसके दादा सूर्यवीर और दादी मीरा का समर्थन था, तो वह मूल रूप से तलवार संप्रदाय में निडर और अजेय होकर घूम सकती थी। यहां तक कि उसके पिता विराट भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। अब केवल एक ही व्यक्ति था जो उसे नियंत्रित कर सकता था, वह थी उसकी मां यामिनी। तुम छोटी बदमाश, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए लापरवाही से काम कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे पास दादा और दादी का समर्थन है। अगर तुमने वास्तव में अपने पिता को गुस्सा दिलाया तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। यामिनी ने उसका छोटा सिर थपथपाया, हंसते हुए और डांटते हुए। ओ मां, कृपया मुझसे वादा करें कि आप मुझे इसे संभालने देंगी। मैं वादा करती हूं कि मैं इसे पूरी तरह से करूंगी। वान्या यामिनी के पैर से चिपक गई, विनती करते हुए। ठीक है, मैं यह तुम पर छोड़ती हूं। यामिनी उसका विरोध नहीं कर सकी, इसलिए वह अंततः सहमत हो गई। लेकिन तुम्हें यह बहुत गंभीरता से करना होगा, अन्यथा भले ही तुम्हारे पिता इसका पीछा न करें, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हालांकि यामिनी अपनी कीमती बेटी के साथ सख्त थी, फिर भी वह उसे बहुत प्यार करती थी। इसके अलावा वह जानती थी कि उसकी बेटी बहुत सक्षम है। इस छोटी लड़की के रूप को तुम्हें मूर्ख मत बनाने दो। वह सिर्फ 7 या 8 साल की लग सकती है, लेकिन उसका अनुभव पहले से ही काफी परिपक्व है। कनिष्क संघ इतना बड़ा संगठन था, और जब उसने इसे अपने दादा सूर्यवीर से संभाला तो उसने इसे बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित किया। कनिष्क संघ के भीतर अनियंत्रित उपद्रवियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे उपद्रवी सभी इस छोटी लड़की के प्रति पूरी तरह से विनम्र थे। यहां तक कि यामिनी भी इससे कुछ हद तक हैरान और प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह युवा लड़की इतनी सक्षम होगी, इतने सारे विशेषज्ञों को अपने अधीन करने और मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत न करने में कामयाब होगी। यहां तक कि यामिनी ने भी स्वीकार किया कि उसके पास ऐसे अनियंत्रित विशेषज्ञों के इतने बड़े समूह को वश में करने के लिए ऐसी प्रतिष्ठा नहीं थी। हालांकि यामिनी को यह नहीं पता था कि वान्या की अनियंत्रित उपद्रवियों के इतने बड़े समूह को प्रस्तुत करने की क्षमता उसकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं थी, बल्कि उसके 2 शीर्ष गुर्गों के कारण थी। जिस किसी ने भी उसे चुनौती देने या मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की, उसे उसके द्वारा, साथ ही शार्दुल और कुर्मा द्वारा बुरी तरह पीटा गया। यहां तक कि एल्डर दिगंबर जैसे अहंकारी और घमंडी व्यक्ति को भी शार्दुल ने 1 से अधिक बार पीटा था। यह जानना महत्वपूर्ण है कि शार्दुल तलवार संप्रदाय के भीतर उन सभी को वश में करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था जिन्होंने इसकी अवहेलना करने की हिम्मत की। चाहे कितना भी विद्रोही क्यों न हो, यह सबसे कठिन व्यक्ति को भी मात दे सकता था। यहां तक कि सबसे जिद्दी उपद्रवी भी शार्दुल के दस्तक देते ही बिल्ली के बच्चे की तरह विनम्र हो जाते थे। शार्दुल जैसे शीर्ष स्तर के प्रवर्तक की मदद के बिना
वान्या के लिए कनिष्क संघ में अनियंत्रित उपद्रवियों के समूह को वश में करना आसान नहीं होता। धन्यवाद मां। अपनी मां को सहमत होते देख वान्या बहुत खुश हुई और बहुत खुशी के साथ कहा। इस काम के साथ वह आखिरकार अपनी योजनाओं को सुचारू रूप से पूरा कर सकती थी। तलवार संप्रदाय द्वारा जयपाल परिवार को अपने रैंक में स्वीकार करने के संबंध में प्रमुख जयपाल जयपाल परिवार के मुखिया के रूप में स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न थे। तलवार संप्रदाय के समर्थन के साथ जयपाल परिवार का तेजी से विकास बस कोने के आसपास होगा। हालांकि प्रमुख जयपाल इस कारण आत्मसंतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने एक सख्त आदेश जारी किया जिसमें जयपाल परिवार के किसी भी सदस्य को तलवार संप्रदाय के भीतर गलत काम करने या दूसरों को धमकाने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए मजबूर था। लेकिन उसके मन में उनके प्रति कोई सद्भावना नहीं थी। यदि जयपाल परिवार के किसी भी सदस्य ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने और तलवार संप्रदाय के भीतर दूसरों को धमकाने की हिम्मत की तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे निपट में ही खड़ी होंगी। प्रमुख जयपाल नहीं चाहते थे कि यह मुश्किल से मिला मौका जयपाल परिवार के कुछ घमंडी सदस्यों की वजह से बर्बाद हो जाए। इसलिए भले ही तलवार संप्रदाय ने जयपाल परिवार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन प्रमुख जयपाल ने अभी भी परिवार के सदस्यों के प्रवेश पर सख्त नियंत्रण रखा था। उन्होंने उन सभी सदस्यों की कड़ी परीक्षा ली जो टेलीपोर्टेशन व्यूह के जरिए तलवार संप्रदाय जाना चाहते थे। केवल परीक्षा पास करने वालों को ही टेलीपोर्टेशन व्यूह में प्रवेश करने और दक्षिणी महाद्वीप की यात्रा करने की अनुमति दी गई। जिस क्षेत्र में विराट ने टेलीपोर्टेशन व्यूह स्थापित किया था उसे प्रमुख जयपाल ने एक वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया था। बिना अनुमति के प्रवेश करने वाले को बिना किसी दया के मौत के घाट उतार दिया जाएगा। प्रमुख जयपाल के इन क्रूर तरीकों के डर से पहले से अराजक रहा जयपाल परिवार अब सख्त अनुशासन का पालन करने लगा था। आखिरकार प्रमुख जयपाल ने परिवार के भीतर जो भारी सफाई अभियान चलाया था वह अभी भी सबकी यादों में ताजा था और कोई नहीं मानता था कि वह मजाक कर रहे हैं। यहां तक कि एल्डर महेंद्र जैसे दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के विशेषज्ञ को भी प्रमुख जयपाल ने बिना किसी हिचकिचाहट या दया के मार डाला था। एल्डर महेंद्र का अनुसरण करने वाले बुजुर्गों के बड़े समूह को या तो मार डाला गया या प्रमुख जयपाल द्वारा कड़ी सजा दी गई। किसी को भी बख्शा नहीं गया। प्रमुख जयपाल के इन क्रूर तरीकों को देखने के बाद जयपाल परिवार में अब किसी की भी उन्हें वह दब्बू परिवार का मुखिया मानने की हिम्मत नहीं थी जो वह कभी हुआ करते थे। इसलिए तलवार संप्रदाय में प्रवेश करने वाले सभी जयपाल परिवार के सदस्यों ने संप्रदाय के नियमों का सख्ती से पालन किया। किसी ने भी दूसरों को धमकाने के लिए अपनी स्थिति का भरोसा करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे बेहद विनम्र और शालीन थे। इस दृश्य ने विराट को भी थोड़ा हैरान कर दिया। उसने मूल रूप से योजना बनाई थी कि वह जयपाल परिवार के कुछ घमंडी सदस्यों को सबक सिखाकर एक उदाहरण पेश करेगा ताकि वे अपनी हद में रहें और यह न सोचें कि तलवार संप्रदाय उनकी जागीर है जहां वे मनमानी कर सकते हैं। लेकिन विराट को आश्चर्य हुआ कि उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तलवार संप्रदाय में आने वाले जयपाल परिवार के सदस्य पहले से ही अविश्वसनीय रूप से अच्छे व्यवहार वाले थे जिससे उसकी काफी परेशानी बच गई। विराट ने थोड़ी पूछताछ की कि आखिर चल क्या रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि शक्तिशाली परिवारों के ये बिगड़ैल वारिस अचानक इतने सदाचारी कैसे हो गए। कुछ जांच पड़ताल के बाद विराट को पता चला कि जयपाल परिवार के भीतर प्रमुख जयपाल ने पहले ही वह काम कर दिया था जो वह करना चाहता था। प्रमुख जयपाल के कार्यों ने विराट को प्रभावित किया। पहले विराट हमेशा प्रमुख जयपाल को खारिज करता रहता था, लेकिन अब उसने देखा कि उनमें भी कुछ गुण हैं। दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त करने के बाद मीरा ने अपनी साधना को स्थिर किया और राक्षसों के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए सीमा की ओर जाना चाहती थी। मां, आपने अभी अभी दिव्य विकास लोक में कदम रखा है, इतनी जल्दी क्यों है? भले ही आप लड़ना चाहती हो लेकिन जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब आप और मजबूत हो जाएंगी तो आप और भी ज्यादा राक्षसों को मार सकेंगी। विराट ने सलाह दी। अगर आप अभी युद्ध के मैदान में जाती हैं तो इससे पिताजी को चिंता हो सकती है और आप वास्तव में उनके लिए बाधा बन सकती हैं और उनकी लड़ाई में देरी करवा सकती हैं। मीरा ने हाल ही में दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त की थी और विराट अपनी मां को युद्ध के मैदान में भेजने को लेकर चिंतित था। अगर उसकी मां ने दिव्य विकास लोक को नहीं तोड़ा होता तो वह ज्यादा निश्चिंत होता। आखिरकार अगर उसकी मां दिव्य विकास लोक तक नहीं पहुंचती तो दाव संघ उन्हें कभी भी दानव जाति के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ का सामना करने की अनुमति नहीं देता। मीरा अपनी ताकत से दिव्य विकास लोक से नीचे के राक्षसों से आसानी से अपना बचाव कर सकती थीं, लेकिन अब जब मीरा दिव्य विकास लोक में पहुंच चुकी थी तो युद्ध के मैदान में उनके विरोधी अनिवार्य रूप से दानव जाति के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ ही होंगे। हालांकि विराट कभी सीमा पर नहीं गया था, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से सूचित था। वह अच्छी तरह जानता था कि सीमा पर किसी भी दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को एक युद्ध क्षेत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। अरे बेटा, क्या मैं इतनी बेकार हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर और तुम्हारे पिता पर बोझ हूं? अब मैं एक सच्ची दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ हूं, ठीक है? तुम्हारे पिता के दिव्य विकास लोक में पहुंचने से पहले ही उन्होंने दानव जाति के इलाके में जाकर तबाही मचाने की हिम्मत की थी। मैं चाहे कितनी भी बुरी हूं, तुम्हारे पिता से इतनी भी खराब नहीं हूं। विराट की बातें सुनकर मीरा ने चिढ़ते हुए उसके सिर पर हल्का सा मारा। हे, मुझे पता है कि मेरी मां अद्भुत हैं, एक असाधारण महिला, किसी भी पुरुष से कम नहीं, लेकिन अब जब पिताजी और अन्य लोग सीमा पर लड़ रहे हैं तो स्थिति बहुत बेहतर है और लड़ाई पहले जितनी भीषण नहीं है। मां, आप तलवार संप्रदाय में ही क्यों नहीं रहती और पहले अपनी ताकत में सुधार क्यों नहीं करती? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मां, बड़ी मीठी बातें करता है। मीरा ने उसे घूर कर देखा, उसके सिर पर थपकी दी और नाक सिकोड़ी।
हालांकि विराट के समझाने पर मीरा ने अपनी जिद छोड़ दी और दक्षिणी महाद्वीप में रहकर एकांतवास में साधना करने, अपने स्तर को स्थिर करने और अपनी ताकत में सुधार करने के उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया। तलवार संप्रदाय में विराट ने सभी प्रकार के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली साधना संसाधन प्रदान किए और तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह द्वारा उनके शारीरिक शरीर और वास्तविक ऊर्जा को तपाने के साथ उनकी ताकत कम समय में तेजी से बढ़ सकती थी। अपनी ताकत में सुधार करने से वास्तव में वह युद्ध के मैदान में बड़ी भूमिका निभा सकेंगी। इसके अलावा मीरा अपने पति पर बोझ नहीं बनना चाहती थीं और न ही वह चाहती थीं कि उनका बेटा उनके बारे में चिंतित रहे। हालांकि विराट की बातें सीधी थीं, लेकिन वे बिना किसी कारण के नहीं थीं। अगर वह अभी युद्ध के मैदान में जल्दबाजी करतीं तो सूर्यवीर अनिवार्य रूप से चिंतित होंगे और उनकी देखभाल में उनका ध्यान भटक जाएगा। उस स्थिति में सूर्यवीर राक्षसों से लड़ने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे और वह वास्तव में एक बाधा बन जाएंगी, जैसा कि विराट ने कहा था। हाल ही में मीरा को सीमा पर स्थिति के बारे में पता चला था। विराट द्वारा प्रदान की गई आपूर्ति के लिए धन्यवाद। सीमा पर सैनिकों की ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा विराट ने दांव संघ के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को जो शक्तिशाली जादुई हथियार बेचे थे, उन्होंने युद्ध समर्थक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की ताकत को भी काफी बढ़ा दिया था। इन फायदों के साथ सीमा पर स्थिति में पहले से ही काफी सुधार हुआ था और जब से सूर्यवीर सीमा पर पहुंचे थे, मानव सेना असामान्य रूप से दानव सेना पर हावी हो रही थी और बार बार बढ़त हासिल कर रही थी। सूर्यवीर के सीमा पर पहुंचने के 1 साल के भीतर ही उन्होंने 10 दानव दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को मार गिराया था, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। सीमा पर स्थिति वास्तव में वैसी ही है जैसा विराट ने कहा। लड़ाई तत्काल नहीं है और मानव जाति महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर रही है। इन परिस्थितियों में उन्हें सीमा पर जाने की कोई जल्दी नहीं है। मीरा को सहमत होते देख विराट बहुत खुश हुआ और उसने राहत की सांस ली। वह वास्तव में चिंतित था कि उसकी मां जिद्दी हो जाएंगी और इस समय सीमा पर जाने की जिद करेंगी। अगर ऐसा होता तो उसके लिए सचमुच सिरदर्द हो जाता। वह और दांव संघ का शांति समर्थक गुट कट्टर दुश्मन थे, व्यावहारिक रूप से एक दूसरे के खून के प्यासे। विराट यह गारंटी नहीं दे सकता था कि आत्मसमर्पण गुट के उन कमीनों ने उसकी जानकारी दानव जाति को लीक नहीं की होगी। एक बार जब दानव जाति को पता चल जाएगा कि उनके बार बार होने वाले भारी नुकसान का सीधा संबंध उससे है, तो वे निश्चित रूप से उससे नफरत करेंगे। उस स्थिति में यदि उसकी मां सीमा पर जाती तो उन्हें दानव जाति द्वारा निशाना बनाए जाने की संभावना थी और मीरा की स्थिति एक सामान्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक होती। हालांकि उसके पिता सूर्यवीर को भी राक्षसों द्वारा विशेष रूप से निशाना बनाया गया था, लेकिन उनकी विशाल ताकत का मतलब था कि जब तक दानव कमांडर असुर भैरव व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं करता, तब तक बहुत कम राक्षस वास्तव में उन्हें नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए जानबूझकर निशाना बनाने के बावजूद राक्षस उनके खिलाफ शक्तिहीन थे, लेकिन उसकी मां पिता की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली थीं। यदि वह सीमा पर जाती तो उन्हें जिस खतरे का सामना करना पड़ता वह अकल्पनीय था। सौभाग्य से उसकी मां समझदार थीं और सलाह मानने को तैयार थीं। इसके बाद विराट ने अपनी मां के लिए दिव्य विकास लोक स्तर के पुतले तैयार करने के लिए एकांतवास शुरू किया। अपनी मां के सीमा पर जाने से पहले उसे पूरी तैयारी करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता थी। अपनी मां के लिए कई दिव्य विकास लोक पुतले तैयार करना सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में से एक था। वर्तमान में विराट के पास मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के 5 शव और प्रारंभिक चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के 16 शव थे। यदि वह उन 5 मध्य चरण दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के शवों को मध्य चरण के पुतलों में बदल सकता है, तो इन 5 शक्तिशाली मध्य चरण दिव्य विकास लोक पुतलों के साथ उसे व्यावहारिक रूप से स्वर्गीय विकास लोक के अंतिम चरण से नीचे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। दुर्भाग्य से विराट वर्तमान में केवल प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक पुतलों को ही परिष्कृत कर सकता है। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह मध्य चरण जैसे उच्च स्तरीय पुतलों को परिष्कृत नहीं कर सकता। अपनी साधना की सीमाओं के कारण वह वर्तमान में मध्य चरण दिव्य विकास लोक पुतलों को चलाने के लिए पर्याप्त एक बड़ा पुतला ताबीज बनाने में असमर्थ है। दक्षिणी महाद्वीप औषधि कार्यशाला। जुबैदा ने एक हस्त मुद्रा बनाई और धीरे से आदेश दिया, उठो। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, औषधि भट्टी का ढक्कन ऊपर उड़ गया और शराब की एक बेहद तेज सुगंध बाहर निकली। अरे गुरुवर, इस बार प्राचीन दिव्य धारा मदिरा पहले से भी अधिक गुणकारी लग रही है। रूहानी ने अविश्वसनीय रूप से तेज सुगंध की गहरी सांस ली और आश्चर्य में चिल्लाई। हालांकि रूहानी अब वान्या गठबंधन की उपाध्यक्ष हैं, फिर भी वह अक्सर जुबैदा से मिलने आती है। जुबैदा आखिरकार उनकी गुरु हैं। उनकी गुरु हर दिन गोलियां बनाने के अलावा शायद ही कभी औषधि कक्ष छोड़ती हैं। उनकी गुरु की सबसे प्यारी शिष्या होने के नाते रूहानी को स्वाभाविक रूप से अक्सर आना पड़ता है और उनका साथ देना पड़ता है। इसके अलावा जुबैदा अक्सर उसे वापस बुलाती हैं ताकि जब कीमियागिरी एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच जाए तो वह मदद कर सके। हालांकि रूहानी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वह जुबैदा की सबसे कीमती शिष्या हैं। भले ही रूहानी को जुबैदा के औषधि कौशल का पूरा वारिस नहीं माना जा सकता, लेकिन उन्होंने इसका लगभग 50 से 60% सीख लिया है। लेकिन केवल इस 50 से 60% के साथ भी रूहानी का औषधि कौशल पूरे तलवार संप्रदाय में किसी और के पास नहीं है सिवाय खुद जुबैदा के। इसलिए जुबैदा को अभी भी कीमियागिरी के महत्वपूर्ण क्षणों में मदद के लिए उसे वापस बुलाना पड़ता है, क्योंकि केवल रूहानी ही वास्तव में उसकी सहायता कर सकती है। अपने कई शिष्यों में से रूहानी ने उससे सबसे अधिक औषधि कौशल सीखा है। इसके अलावा क्योंकि रूहानी अक्सर उसके साथ रहती थी, वह उसकी औषधि तकनीकों से भी परिचित थी और उनका तालमेल उत्कृष्ट था। बेशक
अगर जुबैदा को कोई ऐसी समस्या आती जो वह खुद हल नहीं कर सकती थी तो वह रूहानी की ओर नहीं मुड़ती बल्कि सीधे विराट के पास जाती। हालांकि विराट का औषधि का सैद्धांतिक ज्ञान उनसे कमतर था, लेकिन अग्नि नियंत्रण तकनीकों और ताबीज व्यूहों पर उसकी पकड़ उनसे कहीं आगे थी। जुबैदा के उच्च औषधि कौशल का कम से कम आधा हिस्सा उस विशाल ताबीज व्यूह के कारण था जिसे विराट ने उसके लिए स्थापित किया था। बेशक मैंने इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के फॉर्मूले को पूरा करने में इतनी मेहनत की है, इतना समय और ऊर्जा लगाई है, यह सब बेकार नहीं जा सकता, जुबैदा ने कुछ गर्व के साथ कहा। हालांकि उसने पहले जो प्राचीन दिव्य धारा मदिरा विकसित की थी वह पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन एक औषधि की दीवानी होने के नाते जुबैदा स्वाभाविक रूप से इतनी छोटी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं थी। औषधि निर्माण में उसके पास पूर्णता की एक अटूट खोज थी। प्रत्येक गोली का फॉर्मूला एक बार विकसित होने के बाद लगातार परिष्कृत किया जाता था। जैसे जैसे उसका औषधि कौशल बेहतर होता गया, उसका साधना स्तर बढ़ता गया और उसने अधिक से अधिक औषधि ग्रंथों को पढ़ा। औषधि निर्माण के बारे में उसकी समझ गहरी होती गई, जिससे उसके पिछले फॉर्मूलों में निरंतर समायोजन और सुधार हुआ। यह ठीक जुबैदा के अद्वितीय समर्पण के कारण था कि तलवार संप्रदाय द्वारा निर्मित गोलियां इतनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में समान ग्रेड की कोई भी अन्य गोली तलवार संप्रदाय की गोलियों की प्रभावकारिता की तुलना नहीं कर सकती थी। इसके अलावा जुबैदा के निरंतर शोधन के माध्यम से उसने जो गोलियां पहले विकसित की थीं उन्हें विभिन्न लोगों के योद्धाओं द्वारा लिया जा सकता था। एक ही गोली विभिन्न ग्रेडों में विभिन्न स्तरों के योद्धाओं पर प्रभावी हो सकती थी। उदाहरण के लिए तलवार संप्रदाय की अतुलनीय रूप से प्रसिद्ध उपचार गोली नवजीवन संजीवनी गोली। जुबैदा ने बहुत समय पहले नवजीवन संजीवनी गोली विकसित की थी। हालांकि शुरू में उसके कम साधना स्तर के कारण गोली केवल निम्न स्तर के योद्धाओं की चोटों का इलाज कर सकती थी, लेकिन अब इसके चिकित्सीय प्रभाव दिव्य विकास लोक से नीचे के योद्धाओं को कवर कर सकते हैं। निम्न स्तर के योद्धा निम्न स्तर की नवजीवन संजीवनी गोलियों के साथ उत्कृष्ट चिकित्सीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उच्च स्तर के योद्धा प्रभावकारिता में किसी भी कमी के बिना उच्च स्तर की गोलियों का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की बात है, जुबैदा के निरंतर समायोजन और सुधार के बाद उसने शराब बनाने का समय फिर से आधा कर दिया है। अब एक बैच बनाने में केवल 3 महीने लगते हैं। बेहतर फॉर्मूले के साथ अब वह एक साल में प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के 4 बैच बना सकती है। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का एक बैच एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ बना सकता है। इसलिए तलवार संप्रदाय अब एक साल में 4 दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ बना सकता है। गुरुवर, क्या मैं आपकी प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का थोड़ा स्वाद ले सकती हूं? रूहानी ने पूछा। उसकी आंखों में लालच था, क्योंकि वह जुबैदा को देख रही थी। उस अविश्वसनीय रूप से तेज सुगंध को अंदर खींच रही थी। यह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा इतनी अच्छी महक रही थी, वह लंबे समय से इसे छकना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी गुरु ने हमेशा मना कर दिया था। क्या छकना है? अपने साधना स्तर के साथ तुम प्राचीन दिव्य धारा मदिरा पीना चाहती हो? क्या तुम जीने से थक गई हो? जुबैदा ने उसे घूरते हुए कहा और चिढ़ते हुए बोली। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के प्रभाव पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और उसके सुधारों के बाद जुबैदा का अनुमान था कि इसके प्रभाव कम से कम 2 गुने हो जाएंगे। रूहानी की वर्तमान महान क्षेत्र की चरम साधना के साथ अगर उसने इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को पिया तो भयानक ऊर्जा निश्चित रूप से उसे फाड़ देगी। गुरुवर, मैं यह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा कब पी सकती हूं? रूहानी ने दयनीय भाव से जुबैदा की ओर देखा। यह प्राचीन दिव्य धारा मदिरा बस बहुत आकर्षक थी। इसे देखने में सक्षम होना लेकिन इसे पीने में सक्षम न होना उसके लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा थी। इसके बारे में तब बात करेंगे जब तुम आरोहण लोक को तोड़ लोगी। जुबैदा ने उसकी ओर देखा और कहा, साधारण योद्धाओं को आमतौर पर प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की अपार औषधीय शक्ति को मुश्किल से झेलने के लिए कम से कम आरोहण लोक के चरम तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, लेकिन रूहानी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी और उसे सामान्य योद्धाओं के मानकों से नहीं मापा जा सकता था। रूहानी की स्थिति को देखते हुए जुबैदा का अनुमान था कि जब वह आरोहण लोक में प्रवेश करेगी तो वह शायद प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की औषधीय शक्ति को मुश्किल से ही सहन कर पाएगी। मुझे इतना लंबा इंतजार करना होगा। यह सुनकर रूहानी ने कुछ निराशा के साथ कहा। भले ही उसकी साधना की गति अब अविश्वसनीय रूप से तेज थी, लेकिन आरोहण लोक को तोड़ने में अभी भी कम से कम कई साल लगेंगे। छोटी बच्ची, इतनी कम उम्र में तुम सारा दिन क्या सोचती रहती हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का एक घूंट भी चुपके से पीने की हिम्मत मत करना, वरना अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जुबैदा ने उसे घूर कर देखा और चेतावनी दी। यह छोटी लड़की हमेशा से लालची रही थी और तरह तरह की चीजें खाना पसंद करती थी। सालों पहले वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने जुबैदा द्वारा बनाई गई एक उच्च श्रेणी की गोली चुरा ली, जिससे वह लगभग मर गई थी। सौभाग्य से विराट समय पर वापस आ गया और उसकी जान बचा ली, अन्यथा रूहानी अपनी पेटूपन के कारण बहुत पहले ही मर चुकी होती। गुरुवर, कृपया मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार करना बंद करें, ठीक है? रूहानी ने कहा, कुछ हद तक अवाक होकर। मैं बस पूरी तरह से बड़ी नहीं हुई हूं, वास्तव में बच्ची नहीं हूं। क्या आपने कभी ऐसा बच्चा देखा है जो कई दशकों का हो? जुबैदा उसके शब्दों से चकित रह गई। रूहानी की बात सुनकर जुबैदा को एहसास हुआ कि रूहानी पहले से ही कई दशकों की हो चुकी है। अब वह 13 या 14 साल की लड़की नहीं रही जो वह कभी थी। दुनियावी मानकों के अनुसार रूहानी के पोते पोतियां शायद अब शादी की उम्र के हो चुके होंगे। छोटी बच्ची, मैंने कहा कि तुम बच्ची हो और तुम हो। तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। जुबैदा ने उसे घूरते हुए कहा। अब खुद को देखो, वयस्क होने का कोई संकेत कहां है? क्या इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कई दशकों के हैं और फिर भी इतने लालची हैं? हम गुरुवर बस अनुचित हो रही हैं। रूहानी ने मुंह फुलाया।
वह कुछ हद तक आश्वस्त नहीं थी। ठीक है, ठीक है। अगर तुम इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को छकना चाहती हो तो तुम्हें अपनी साधना पर अधिक ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द आरोहण लोक को तोड़ना चाहिए, बजाय इसके कि सारा दिन बिना किसी उद्देश्य के घूमती रहो। जुबैदा ने उसके सिर पर थपकी दी और चिढ़ते हुए कहा। यह कहकर जुबैदा ने उस छोटी लड़की को नजरअंदाज कर दिया और औषधि भट्टी से प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को निकालकर एक लौकी में डाल दिया। इसे शराब से भरने के बाद जुबैदा ने एक पल के लिए सोचा और अपने सुधारों के प्रभावों का बेहतर आकलन करने के लिए इसे खुद चखने का फैसला किया। पहले जब उसका साधना स्तर कम था तो उसने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा को आजमाने की हिम्मत नहीं की थी, इस डर से कि वह इसकी भयानक ऊर्जा का सामना नहीं कर पाएगी और अधिक खाने से मर जाएगी। लेकिन अब उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी और उसे प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की औषधीय शक्ति को मुश्किल से ही सही पर सहन करने में सक्षम होना चाहिए। यह सोचते हुए जुबैदा ने अपना सिर पीछे झुकाया और प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का एक घूंट गटक लिया। जैसे ही शराब उसके पेट में गई, उसके डेंटियन में एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ जुबैदा के शरीर से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसके पास खड़ी रूहानी संभल नहीं पाई और उस शक्तिशाली आभा से उड़कर दूर जा गिरी और औषधि कक्ष की पत्थर की दीवार से भारी टक्कर खाई। गुरुवर, क्या आप ठीक हैं? रूहानी इस दृश्य से दंग रह गई। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हुई और जुबैदा की ओर दौड़ी और चिंता से पूछा, क्या मैं जाकर विराट को बुला लाऊं? क्या उसकी गुरु को उनके द्वारा बनाई गई प्राचीन दिव्य धारा मदिरा ने ही नुकसान पहुंचाया है? मैं ठीक हूं। जुबैदा को काफी देर बाद होश आया और उसने अपना हाथ हिलाया। इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के प्रभाव उसकी उम्मीद से भी अधिक प्रबल थे। उसने केवल एक छोटा सा घूंट लिया था, फिर भी उसने पहले ही आरोहण लोक के अंतिम चरण को तोड़ दिया था। रूहानी, क्या तुमने देखा? यहां तक कि मैं भी इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की भयानक शक्ति का सामना लगभग नहीं कर पाई, तो तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। जुबैदा ने रूहानी की ओर देखा और नाक सिकोड़ी। गुरुवर, मैं समझ गई। रूहानी ने यह सुनकर बार बार सिर हिलाया। लेकिन गुरुवर, भले ही आप मुझे भविष्य में चेतावनी देना चाहती हूं, क्या आप कृपया अपनी जान जोखिम में न डालें? अगर आपको वास्तव में कुछ हो गया तो मुझे डर है कि विराट मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। अरे छोकरी, तू क्या बकवास कर रही है? रूहानी की बात सुनकर जुबैदा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने रूहानी का कान पकड़ा और गुस्से में कहा, तू छोकरी, तू और भी डीठ होती जा रही है। तू वास्तव में अपने गुरु का मजाक उड़ाने की हिम्मत करती है। आउच 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 गुरुवर, छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। रूहानी ने दया की भीख मांगी। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूं। जुबैदा ने नाक सिकोड़ी। अगले दिनों में जुबैदा ने गोलियां नहीं बनाई, बल्कि अपने टूटे हुए स्तर को स्थिर करने के लिए साधना पर ध्यान केंद्रित किया। जब उसका स्तर कुछ हद तक स्थिर हो गया तो जुबैदा ने अपनी वर्तमान ताकत को महसूस किया, लंबे समय तक विचार किया और आज से एक सच्ची जन्मजात गोली को परिष्कृत करने का प्रयास करने का फैसला किया। जब विराट ने उसे एक मध्य श्रेणी की जन्मजात औषधि भट्टी दी थी तो जुबैदा पहले से ही जन्मजात गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश करना चाहती थी। हालांकि उस समय उसके कम साधना स्तर के कारण विराट को चिंता थी कि वह उस हिंसक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगी जो इस स्तर की गोली के जुड़ने पर फूटेगी, जिससे यह बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए उसने उसे प्रयास करने से रोक दिया। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा हालांकि एक जन्मजात स्तर का खजाना मानी जाती थी, पर सख्ती से कहें तो एक सच्ची गोली नहीं थी, बल्कि केवल एक जन्मजात आत्मा शराब थी। गोलियों को परिष्कृत करना शराब बनाने की तुलना में कहीं अधिक जटिल था। अब हालांकि उसने आरोहण लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है, उसकी ताकत बहुत बढ़ गई है। मध्य श्रेणी की जन्मजात औषधि भट्टी और विराट द्वारा स्थापित विशाल औषधि व्यूह की सहायता से जुबैदा को लगा कि जन्मजात स्तर की गोलियों को परिष्कृत करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह सोचते हुए जुबैदा रूहानी की ओर मुड़ी और कहा, रूहानी, जाओ और विराट को बुला लाओ। हे गुरुवर, आपको उनकी याद फिर से आ रही है। जुबैदा के शब्दों को सुनकर रूहानी खिलखिला उठी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक कौंध गई। अरे छोकरी, तू क्या सोच रही है? मुझे उससे जरूरी काम है। यह सुनकर जुबैदा फिर से लाल हो गई। उसे घूर कर देखा और गुस्से में कहा, गुरुवर, गलतफहमी तो आपको हो रही है। मैंने यह तो नहीं कहा कि आप विराट को किसी और काम के लिए ढूंढ रही हैं, सिवाय जरूरी काम के। रूहानी ने गंभीरता से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि गुरुवर आमतौर पर विराट को किसी और काम के लिए ढूंढती है? तू छोकरी, तू अपने गुरु के साथ फ्लर्ट करने की भी हिम्मत करती है। मुझे लगता है कि आज तू जानबूझकर मार खाना चाहती है। यह सुनकर जुबैदा ने गुस्से में कहा। यह कहते हुए वह उछली और रूहानी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि रूहानी इसके लिए तैयार थी। वह चमकी और एक पल में औषधि कक्ष से बाहर भाग गई। यह छोकरी, यह और भी डीठ होती जा रही है। लगता है मुझे इसे अच्छा सबक सिखाने के लिए समय निकालना होगा, जुबैदा ने गुस्से में कहा, क्योंकि वह रूहानी की भागती हुई आकृति को देख रही थी। रूहानी के जाने के आधे दिन बाद विराट औषधि कक्ष में पहुंचा। हालांकि इस बार रूहानी उसके साथ वापस नहीं आई। रूहानी को अपने गुरु और विराट के बीच के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था। विराट और उसकी गुरु का मिलना दुर्लभ था, तो वह वापस आकर अपनी गुरु की योजनाओं में बाधा क्यों डालेगी? जुबैदा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? विराट ने जुबैदा से पूछा। क्या? अगर कोई बात ना हो तो क्या मैं तुमसे बात नहीं कर सकती? जुबैदा ने उसकी ओर देखा और कहा, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। विराट हक्का बक्का रह गया और जल्दी से माफी मांगते हुए मुस्कुराया। जुबैदा, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो तुम कभी भी ऐसा कर सकती हो। यह हुई ना बात, जुबैदा ने नाक से कोड़ी। हालांकि मेरे पास वास्तव में तुमसे चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था। इसके साथ जुबैदा ने विराट को शराब की लौकी सौंप दी। विराट कुछ हैरान था। उसने लौकी ली, उसे देखा, डांट खोला और एक घूंट लिया। ओह जुबैदा,
तुमने इस प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की रेसिपी में फिर से सुधार किया है। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली औषधीय गुणों को महसूस करते हुए विराट की आंखें खुशी से चमक उठीं। इस लौकी में प्राचीन दिव्य धारा मदिरा उस मदिरा की तुलना में दोगुनी से भी अधिक गुणकारी थी जिसे जुबैदा ने पहले बनाया था। हाँ, मैंने प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की रेसिपी में सुधार किया है, शराब बनाने का समय आधा कर दिया है। अब एक बैच बनाने में केवल 3 महीने लगते हैं, जुबैदा ने कहा। हाँ हाँ हाँ, यह तो बहुत बढ़िया है। जुबैदा, तुम वास्तव में हमारे तलवार संप्रदाय के लिए एक महान योगदान करता हो। जुबैदा के शब्दों को सुनकर विराट बहुत खुश हुआ। उसने उसे उठाया, उसके गाल पर जोर से किस किया और दिल खोलकर हंसा। जुबैदा द्वारा गोली के फॉर्मूले में सुधार करने के बाद वह 1 वर्ष में प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के 4 बैच बना सकती थी। इसके अलावा इस शराब की प्रभावकारिता दोगुनी हो गई थी, जो तलवार संप्रदाय के लिए बहुत महत्व रखती थी। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा तलवार संप्रदाय के लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण थी। यह तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के लिए दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के लिए एक आवश्यक खजाना थी और एक अत्यधिक मांग वाली वस्तु थी जिसकी हमेशा कमी रहती थी। प्राचीन दिव्य धारा मदिरा जैसे खजाने के लिए विराट वर्तमान में केवल आंतरिक रूप से आपूर्ति करता था, बिना किसी बाहरी बिक्री के। वह केवल अनिच्छा से दांव संघ के भीतर विशेष रूप से अच्छे संबंधों वाले लोगों को प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की 1 या 2 लौकी बेचने पर विचार करता था। जहां तक औसत संबंधों वाले दिव्य विकास लोक योद्धाओं की बात है, वे इसे प्राप्त करने के लिए इतने भाग्यशाली नहीं थे। दांव संघ के भीतर प्राचीन दिव्य धारा मदिरा एक अत्यंत दुर्लभ खजाना थी। जिसके पास भी इसकी एक लौकी होती, वह दूसरों की अंतहीन ईर्ष्या को आकर्षित करता। अब जबकि जुबैदा ने गोली के फॉर्मूले में सुधार कर लिया है, प्राचीन दिव्य धारा मदिरा का उत्पादन 2 गुना हो सकता है, इसलिए इसकी आपूर्ति अब पहले की तरह दुर्लभ नहीं रहेगी। विराट की बाहों में जकड़ी हुई जुबैदा ने अपने ऊपर कमजोरी की एक लहर महसूस की। उसका चेहरा लाल हो गया जैसे वह नशे में हो। उसका शरीर गर्म हो गया और वह फिर से उत्तेजित होने लगी। अपनी बाहों में तेजी से बढ़ती गर्मी को महसूस करते हुए विराट के चेहरे का भाव सख्त हो गया। उसे एहसास हुआ कि जुबैदा अधिक से अधिक आसानी से उत्तेजित होती दिख रही थी। जैसे ही वह उसे छूता, वह आसानी से भावुक हो जाती। ऐसा लग रहा था कि आज यह अपरिहार्य था। जुबैदा द्वारा उसे फिर से पूरी तरह से सताया जाने वाला था। हालांकि ठीक उसी समय जब विराट जुबैदा की पीड़ा का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था, जुबैदा ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके कंधे को थपथपाया और नखरे से कहा, मुझे जल्दी नीचे उतारो। मैंने तुम्हें यहां आज इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। वह चिंतित थी कि अगर विराट ने उसे ज्यादा देर तक पकड़ रखा तो वह नियंत्रण खो सकती है और पहले उस पर झपट सकती है। मूल रूप से वह भी ऐसी चीजों के लिए तरस रही थी, लेकिन जाने से पहले रूहानी के शब्दों को याद करते हुए वह थोड़ा शर्मिंदा और नाराज महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अगर उसने विराट को देखते ही उसके साथ वह किया तो क्या वह छोटी लड़की वास्तव में सही नहीं होती? इसलिए भले ही जुबैदा का दिल इच्छा से उभरा हुआ था, फिर भी उसने खुद को नियंत्रित किया और मौके पर विराट का फायदा नहीं उठाया। जुबैदा की बात सुनकर विराट हक्का बक्का रह गया। उसने उलझन में पूछा, तुमने मुझे प्राचीन दिव्य धारा मदिरा के कारण यहां आने के लिए कहा था, क्या कोई और महत्वपूर्ण मामला नहीं है? ओह, यह उसके बारे में नहीं है। जुबैदा ने उसे घूर कर देखा और नखरे से कहा, क्या मुझे तुम्हें यहां तक बुलाने के लिए सिर्फ प्राचीन दिव्य धारा मदिरा की जरूरत होगी? तो तुमने मुझे आज यहां किस लिए बुलाया? विराट ने उसे नीचे उतारा और पूछा। जुबैदा ने अपने कपड़े सीधे किए और कहा, मैंने अब आरोहण लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। मुझे लगता है कि मेरे वर्तमान साधना स्तर के साथ मैं सच्ची जन्मजात गोलियों को परिष्कृत करने में पूरी तरह सक्षम हूं। इसलिए मैं इस पर चर्चा करना चाहती हूं। तुम्हारे वर्तमान साधना स्तर के साथ साथ ही महान औषधि व्यूह की सहायता से जन्मजात गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जुबैदा के शब्दों को सुनकर विराट ने बोलने से पहले एक पल के लिए विचार किया। जुबैदा का गोली बनाने का कौशल बहुत उच्च था। उसका सैद्धांतिक संचय पहले से ही काफी था। उसने न केवल नवधारा महाद्वीप के विभिन्न प्राचीन संप्रदायों के खंडहरों से लाई गई कई गोली शोधन क्लासिक्स पढ़ी थीं, बल्कि उसने बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से परिवर्तन लोक स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने पर काफी कुछ पढ़ा था। इसलिए जुबैदा का सैद्धांतिक भंडार बहुत समृद्ध था। केवल एक चीज जिसकी उसे कमी थी वह थी साधना स्तर। विराट ने उसे पहले जन्मजात स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने का प्रयास करने से इसलिए रोका था क्योंकि वह चिंतित था कि वह उस हिंसक शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगी जो इस स्तर की गोली के जुड़ने पर फूटेगी। लेकिन अब उसने आरोहण लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है। जुबैदा की ताकत के साथ वह जन्मजात स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने में पूरी तरह सक्षम है। तुम्हें पता है कि यह अच्छा है, जुबैदा ने खुशी से कहा। विराट ने अब उसे जन्मजात स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश करने से नहीं रोका, जिससे जुबैदा बहुत खुश हुई। उसके जैसे गोली शोधन के दीवाने के लिए गोली बनाने की खोज अत्यंत उत्कट और जुनूनी थी। विशेष रूप से बड़ी संख्या में उच्च स्तरीय गोली शोधन पुस्तकें पढ़ने के बाद वह और भी उच्च स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश करने के लिए खुजली कर रही थी। चूंकि उसने और विराट ने भाग्य के एक मोड़ में उस बाधा को तोड़ दिया था, उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली थी और उसे कोई पछतावा नहीं था। उसकी एकमात्र शेष खोज गोली बनाने के शिखर पर चढ़ना थी। विराट, तलवार संप्रदाय के गोदाम में जन्मजात स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की बहुत कम संख्या है। क्या तुम मुझे जन्मजात स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक बैच पाने में मदद कर सकते हो? जुबैदा ने विराट से पूछा। वह लंबे समय से जन्मजात स्तर की गोलियों को परिष्कृत करने की तैयारी कर रही थी।
पहले से ही उसने न केवल कई उच्च स्तरीय कीमियागिरी ग्रंथों को पढ़ा था, बल्कि व्यक्तिगत रूप से खजाना विभाग का दौरा भी किया था, ताकि शालिनी से तलवार संप्रदाय की जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछताछ कर सके। अब सामग्री को छोड़कर सब कुछ तैयार था। जन्मजात स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। जुबैदा के शब्दों को सुनकर विराट गहरे विचार में पड़ गया। जुबैदा का अनुरोध उसके लिए काफी चुनौती भरा था। वर्तमान में पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में बहुत अधिक जन्मजात स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नहीं बची थीं, और जुबैदा आमतौर पर कीमियागिरी प्रयोगों के लिए जिन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उपयोग करती थी, उन्हें भारी मात्रा की आवश्यकता होती थी। जुबैदा का औषधि कौशल इतना उच्च होने का कारण और उसके द्वारा विकसित गोलियों की प्रभावकारिता इतनी शक्तिशाली होने का कारण न केवल कीमियागिरी के प्रति उसके उत्साह और जुनून के कारण था, बल्कि विराट के बिना शर्त समर्थन के कारण भी था। कभी कभी जुबैदा द्वारा एक विचार को सत्यापित करने के लिए बर्बाद की गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का मूल्य एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को दिवालिया करने के लिए पर्याप्त था। शक्ति सिंधु महाद्वीप में तलवार संप्रदाय के अलावा कोई भी अन्य शक्ति इतनी भारी खपत का सामना नहीं कर सकती थी, जिसमें दांव संघ भी शामिल था। जुबैदा के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानते हुए विराट स्वाभाविक रूप से जन्मजात स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के विशाल पैमाने को समझता था, जिसकी वह इच्छा रखती थी। तलवार संप्रदाय के मौजूदा भंडार शायद उसकी वार्षिक खपत को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, भले ही संप्रदाय ने भालू और भेड़िया कबीलों के संसाधनों को लूट लिया हो, जिससे काफी मात्रा में जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां जमा हो गई थीं। विराट औषधि कक्ष में आगे पीछे घूमता रहा, लगातार समाधान पर विचार करता रहा। जबकि जुबैदा ने जो समस्या उठाई थी वह महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह वह थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से इसे हल करने का कोई रास्ता खोजना ही था, चाहे कुछ भी हो। लंबे समय तक सोचने के बाद विराट को अचानक एक प्रेरणा मिली। उसे मिल गया। उसे अचानक याद आया कि जब उसने पहली बार बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में प्रवेश किया था, तो उसने खंडहरों के भीतर एक घाटी में एक औषधीय खेत की खोज की थी। उस औषधीय खेत में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की एक विशाल मात्रा थी। उनमें से प्रत्येक जड़ी बूटी 10 लाख वर्ष से अधिक पुरानी थी, और जड़ी बूटियों की संख्या एक आश्चर्यजनक 1 लाख तक पहुंच गई थी। उस खेत से औषधीय जड़ी बूटियों की कटाई के बाद उसने बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक के 16वें स्तर को तोड़ने के लिए केवल एक आत्मावर्धक जड़ी का सेवन किया। बाकी को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में फेंक दिया गया था। चूंकि वे जड़ी बूटियां हड्डी दानव ऊर्जा से गंभीर रूप से दूषित थीं, इसलिए उसके अलावा कोई भी उनका उपयोग नहीं कर सकता था। इसलिए विराट ने उन्हें अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में फेंकने के बाद उनकी परवाह नहीं की। इतने सालों तक अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रहने के बाद उन जड़ी बूटियों पर से हड्डी दानव ऊर्जा शायद दूसरे स्तर की तारों की रोशनी द्वारा पूरी तरह से शुद्ध हो गई होगी। यह सोचकर विराट ने तुरंत अपना हाथ हिलाया, अनंत परम मीनार को बुलाया और जुबैदा की ओर मुड़कर कहा, जुबैदा, मेरे साथ आओ। इसके साथ उसने जुबैदा को अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में खींच लिया। जुबैदा को अनंत परम मीनार के अस्तित्व के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसके पास उससे कुछ भी छिपाने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार उन्होंने एक पुरुष और एक महिला के बीच सबसे अंतरंग चीजें पहले ही कर ली थीं। उनके पास छिपाने के लिए क्या रहस्य हो सकते थे? अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद विराट उस जगह पर पहुंचा जहां उसने पहले आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को फेंका था। विराट, तुम्हें इतनी सारी जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कहां से मिली? जुबैदा ने अत्यंत आश्चर्य से पूछा, अपने सामने जड़ी बूटियों के विशाल विस्तार को देखते हुए। जड़ी बूटियों के इस पैच की संख्या कम से कम 1 लाख थी, और प्रत्येक जड़ी बूटी कम से कम निम्न श्रेणी के जन्मजात स्तर की थी। कुछ तो मध्य श्रेणी के जन्मजात स्तर के भी थे। ओह, मैंने इन्हें बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों में एक औषधीय खेत में पाया था। हालांकि उस समय ये जड़ी बूटियां हड्डी दानव ऊर्जा से दूषित थीं, इसलिए तुम में से कोई भी उनका उपयोग नहीं कर सकता था, और मैंने उन्हें यहां छोड़ दिया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन जड़ी बूटियों पर हड्डी दानव ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध हो गई है। तुम उन सभी को गोलियां बनाने के लिए ले सकती हो, विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो जब उसने इस औषधीय खेत की स्थिति देखी तो वह भी काफी हैरान था, क्योंकि इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की न केवल हड्डी दानव ऊर्जा पूरी तरह से शुद्ध हो गई थी, बल्कि उनकी श्रेणी में भी काफी सुधार हुआ था। मूल रूप से इन 1 लाख आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में से जन्मजात स्तर वाली केवल अल्पसंख्यक थीं, कुल का 5वां हिस्सा भी नहीं। लेकिन अब ये सभी जड़ी बूटियां वास्तव में जन्मजात स्तर तक आगे बढ़ गई थीं, और कुछ जो मूल रूप से निम्न श्रेणी की जन्मजात जड़ी बूटियां थीं, वे मध्य श्रेणी की जन्मजात जड़ी बूटियों में भी आगे बढ़ गई थीं। इन 1 लाख जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में एक विस्तृत विविधता शामिल थी, जो जुबैदा के लिए कई प्रयोग करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। हा 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 हा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के साथ मैं बिना किसी रोक टोक के प्रयोग कर सकती हूँ। जुबैदा खुशी से उछली और चिल्लाई, एक मासूम छोटी लड़की की तरह व्यवहार करते हुए। इसके बाद जुबैदा ने उत्साहपूर्वक सभी 1 लाख जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी स्थानिक अंगूठी में संग्रहित किया। उसने विराट से यह अनुरोध किया था, शुरू में यह सोचकर कि उसे इसे हल करने में काफी समय लगेगा। आखिरकार भले ही जुबैदा सारा दिन कीमियागिरी में लीन रहती थी, लेकिन वह अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह बेखबर नहीं थी। जब वह विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए तलवार संप्रदाय के शास्त्र भंडार में जाती, तो वह अक्सर अपनी बड़ी बहन गुरु कावेरी के साथ बातचीत करती। इन वार्तालापों के दौरान गुरु कावेरी उसे शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में कई कहानियां सुनाती। तलवार संप्रदाय के शास्त्र भंडार की प्रमुख के रूप में गुरु कावेरी ने अनगिनत किताबें पढ़ी थीं और वह बेहद जानकार थीं।
विद्वता के मामले में विराट भी उनसे तुलना नहीं कर सकता था। गुरु कावेरी चिंतित थीं कि उनकी छोटी बहन जुबैदा कीमियागिरी में इतनी लीन थी कि वह बाहरी दुनिया से बेखबर थी और उससे अलग होती जा रही थी। इसलिए जब भी वह जुबैदा के साथ बातचीत करती तो वह शक्ति सिंधु महाद्वीप के बारे में मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालती, जिससे जुबैदा को अनगिनत प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने की परेशानी से बचाया जा सके। गुरु कावेरी अपनी छोटी बहन के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानती थीं। कीमियागिरी के प्रति उसके उग्र जुनून के अलावा जुबैदा किसी और चीज में विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं रखती थी। यदि उसे उन उबाऊ ऐतिहासिक अभिलेखों को पढ़ने के लिए कहा जाता तो जुबैदा शायद बस एक सरसरी जवाब देती और जल्दी ही इसके बारे में भूल जाती। इसलिए गुरु कावेरी ने अपनी छोटी बहन के लिए बहुत प्रयास किए। गुरु कावेरी की मदद से जुबैदा को शक्ति सिंधु महाद्वीप की काफी समझ प्राप्त हुई। वह यह भी जानती थी कि जन्मजात स्तर या उससे ऊपर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां शक्ति सिंधु महाद्वीप पर दुर्लभ थीं और उसकी कीमियागिरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं होगा। यहां तक कि दांव संघ सबसे बड़ी मानव शक्ति को भी शायद यह इतना आसान नहीं लगेगा। जुबैदा को अभी भी विराट पर भरोसा था। इन वर्षों में उसके दिमाग में विराट एक सर्वशक्तिमान प्राणी बन गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं कर सकता था, केवल वही चीजें जो वह सोच नहीं सकती थी। हर बार जब उसने विराट से कोई अनुरोध किया तो उसने उसे पूरा किया। यकीनन इस बार विराट ने उसे फिर से निराश नहीं किया। उसकी बेहद परेशान करने वाली समस्या को उसकी अपेक्षा से भी तेज गति से हल कर दिया। 1 लाख जन्मजात आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के बाद दोनों ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर को छोड़ दिया। जुबैदा, अब जब समस्या हल हो गई है तो मैं जा रहा हूं, विराट ने जुबैदा को देखते हुए कहा। विराट, तुम जाने की इतनी जल्दी में क्यों हो? मैं तुम्हें खाने नहीं वाली। जुबैदा ने उसे आंखें दिखाईं। वह रुकी, ऊपर विराट की ओर देखा और मोहक आंखों से कहा, तुमने इस बार मेरी इतनी बड़ी समस्या हल करने में मदद की, मुझे तुम्हें उचित इनाम देना होगा। जैसे ही वह बोली उसका कोमल नाजुक शरीर विराट की ओर झुक गया। जल्द ही औषधि कक्ष असीम बसंत की रोशनी से भर गया। औषधि कार्यशाला से निकलने के बाद रूहानी और वान्या गठबंधन के मुख्यालय गई, इस उम्मीद में कि वह वान्या को ढूंढ लेगी। हालांकि मुख्यालय पहुंचने पर उसने सुना कि वान्या तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की हवेली में है। यह सुनकर रूहानी ने वान्या गठबंधन का मुख्यालय छोड़ दिया और तलवार संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की हवेली की ओर बढ़ी। जब वह पहुंची तो उसने हवेली के सामने विशाल प्लाजा में भारी भीड़ देखी। लोगों की दर्जनों कतारें धीरे धीरे और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रही थीं। उत्सुक होकर रूहानी कतारों के सामने भागी और देखा कि वान्या गठबंधन के योद्धाओं का नेतृत्व कर रही है और इन लोगों के लिए तलवार संप्रदाय के पहचान टोकन बना रही है। एक कतार के अंत में वान्या खुद काम पर थी, एक मेज लगाकर और व्यक्तिगत रूप से टोकन बना रही थी। अरे छोटी वान्या, तुम क्या कर रही हो? रूहानी ने दौड़ते हुए पूछा। अरे रूहानी, दीदी रूहानी, आप यहां हैं? वान्या ने ऊपर देखा और रूहानी को देखा और तुरंत उत्सुकता से पूछा, दीदी रूहानी, क्या आपको ग्रैंड मास्टर जुबैदा ने कीमियागिरी में मदद करने के लिए नहीं बुलाया था? आपको यहां आने का समय कैसे मिला? खैर, तुम्हारे पिता अब मेरी गुरु के साथ हैं, तो मैं वहां रहकर कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। रूहानी ने अपना हाथ हिलाया और कहा। वैसे तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया, तुम यहां क्या कर रही हो? रूहानी ने उसकी ओर देखा और पूछा। ओह, बात ऐसी है, अब जबकि जयपाल परिवार हमारे तलवार संप्रदाय की युद्ध योग्यता प्रणाली में एकीकृत होने जा रहा है, मैंने अपनी मां से यह काम मांगा ताकि उनकी मदद कर सकूं और उनके बोझ को साझा कर सकूं। वान्या ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। अपनी मां का बोझ साझा करना? छोटी वान्या, तुम इतनी आज्ञाकारी कब से हो गई? रूहानी ने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा, मुझे लगता है कि तुम बस अपनी मां का बोझ साझा करने का नाटक कर रही हो। तुम बस इस अवसर का उपयोग अपने वान्या गठबंधन का विस्तार करने के लिए करना चाहती हो, है ना? जब से वान्या तलवार संप्रदाय में आई थी उसने अक्सर उसके साथ समय बिताया था। दोनों को साथ पल्ले बढ़े कहा जा सकता था, इसलिए वह इस छोटी लड़की के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अरे दीदी रूहानी, आप क्या कह रही हैं? क्या आपको लगता है कि मैं वान्या उस तरह की इंसान हूं? वान्या ने एक धर्मी चेहरे के साथ कहा। इसके अलावा दीदी रूहानी, आप कुछ गलत कह रही हैं। यह मेरा वान्या गठबंधन नहीं है, यह हमारा वान्या गठबंधन है। मत भूलो, तुम अब वान्या गठबंधन की उपाध्यक्ष हो। ओह, यह सही है। रूहानी की आंखें यह सुनकर चमक उठीं और उसने जल्दी से कहा, छोटी वान्या, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। वान्या गठबंधन की उपाध्यक्ष के रूप में वान्या गठबंधन की ताकत उसे बहुत सम्मान दिलाएगी। कोई है, मेरे लिए भी एक मेज लाओ, रूहानी चिल्लाई। जैसे ही वह बोली, एक भारी भरकम आदमी मेज और कुर्सी लेकर भागा आया। मुस्कुराते हुए बोला, उपाध्यक्ष जी, कृपया बैठ। तुम बहुत अच्छे हो। रूहानी ने उस चापलूस आदमी की ओर देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वैसे तुम्हारा नाम सूरज है ना? उसे याद आया कि यह आदमी उस समूह में से एक था जिससे वान्या अग्नि साम्राज्य के रास्ते में मिली थी। वान्या ने उन्हें वान्या गठबंधन में ले लिया था क्योंकि वे अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। जी जी, वह मैं ही हूं। सूरज ने बार बार सिर हिलाया। सूरज, मेरे लिए सारी सामग्री तैयार करो, मैं भी मदद करूंगी, रूहानी ने सूरज की ओर देखते हुए कहा। जी, मैं अभी जाकर तैयार करता हूं। सूरज ने जल्दी से सहमति व्यक्त की। वह फिर रूहानी के लिए कुछ खाली पहचान टोकन लाने गया। इसके अलावा उसने सोच समझकर उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित किया। कतार में खड़े जयपाल परिवार के कुछ योद्धाओं को रूहानी की ओर जाने के लिए कहा। हम सूरज, तुम वास्तव में काफी अच्छे हो। रूहानी ने यह देखकर संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हर किसी का उसके हर आदेश का पालन करने का यह एहसास वास्तव में उत्साहजनक था। एक ही आदेश के साथ उसके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया था। वान्या गठबंधन की उपाध्यक्ष के रूप में यह पद वास्तव में बहुत ही योग्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि उस छोटी लड़की वान्या में सत्ता की इतनी प्रबल इच्छा थी। यह एहसास वास्तव में अद्भुत था।
तलवार संप्रदाय में वापस कोई भी उसकी चापलूसी नहीं करता था। हर कोई उसके साथ एक छोटी लड़की जैसा व्यवहार करता था। अब जबकि तलवार संप्रदाय में वे लोग अभी भी उसके साथ एक छोटी लड़की जैसा व्यवहार करते थे, कम से कम वान्या गठबंधन के भीतर किसी ने भी उसे गरिमामय उपाध्यक्ष को एक बच्चे की तरह मानने की हिम्मत नहीं की। बैठने के बाद रूहानी ने लगन से काम करना शुरू कर दिया। उसने जयपाल परिवार के योद्धाओं के लिए पहचान टोकन बनाए और साथ ही उनकी स्थितियों के बारे में पूछताछ की। वान्या गठबंधन के भीतर एकत्र की गई जानकारी के साथ इसे जोड़ते हुए उसने उपयुक्त व्यक्तियों को शामिल होने के लिए लगातार राजी किया। कई जयपाल परिवार के योद्धा पूरी तरह से हैरान थे जब उन्होंने पहली बार वान्या गठबंधन के बारे में सुना। शक्ति सिंधु महाद्वीप में ऐसा गठबंधन कब प्रकट हुआ? लेकिन जब उन्हें पता चला कि वान्या गठबंधन की स्थापना संयुक्त रूप से सूर्यवीर और उनकी पोती वान्या ने की थी, तो कई योद्धाओं की दिलचस्पी बढ़ गई। तलवार संप्रदाय एक बहुत बड़ा संगठन था और नए लोगों के रूप में वे इसके कई पहलुओं से अपरिचित थे, अनिवार्य रूप से कुछ हद तक खोया हुआ महसूस कर रहे थे। हालांकि यदि वे तलवार संप्रदाय के भीतर अपना गढ़ पा सकते तो भविष्य में उनके पास भरोसा करने के लिए कोई होगा। इसलिए जयपाल परिवार के अधिकांश योद्धा वान्या और रूहानी की प्रेरक बातें सुनने के बाद मूल रूप से प्रभावित हो गए और वान्या गठबंधन में शामिल हो गए। विशेष रूप से वान्या द्वारा एल्डर दिगंबर और वान्या गठबंधन के अन्य दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए रोल मॉडल के रूप में लाने के बाद जयपाल परिवार के योद्धा और भी अधिक उत्साहित थे। वान्या गठबंधन में दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की संख्या लगभग पूरे जयपाल परिवार के बराबर थी। वान्या गठबंधन में शामिल होना असीमित संभावनाएं प्रदान करता प्रतीत होता था। इस तरह के शक्तिशाली प्रचार से प्रेरित होकर जयपाल परिवार के योद्धा अविश्वसनीय रूप से कट्टर हो गए। बाद में खबर फैलने के बाद वान्या और रूहानी को उन्हें मनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। वे जयपाल परिवार के योद्धा जो पहचान टोकन के लिए आवेदन करने आए थे, उन्होंने सक्रिय रूप से वान्या गठबंधन में शामिल होने के बारे में पूछताछ की। यह देखकर वान्या बहुत खुश हुई। उसने आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी लोगों को वान्या गठबंधन में भर्ती कर लिया। कई जयपाल परिवार के योद्धाओं के आने से वान्या गठबंधन की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। यहां तक कि जयपाल परिवार के कुछ दिव्य विकास लोक एल्डर्स वान्या से प्रभावित होकर गठबंधन में शामिल हो गए। आखिरकार वान्या गठबंधन के ग्रैंड लीडर कोई और नहीं बल्कि अब प्रसिद्ध सूर्यवीर थे। जब सूर्यवीर पहली बार जयपाल परिवार में आए थे तो सभी ने उनकी ताकत को स्पष्ट रूप से देखा था। सिर्फ सूर्यवीर के नाम के लिए वे वान्या गठबंधन में शामिल होने को तैयार थे। एल्डर दिगंबर वान्या के बगल में खड़े थे, अपने सामने के अराजक दृश्य को देख रहे थे। उनका चेहरा भावहीन था। सच में एल्डर दिगंबर वान्या का समर्थन करने के लिए आने के लिए 100 गुना अनिच्छुक थे। चाहे कुछ भी हो, वह अब एक गरिमामय प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ थे, सूर्यवीर के अलावा पूरे वान्या गठबंधन में सबसे मजबूत। ऐसे गरिमामय दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के लिए 7 या 8 साल की लड़की द्वारा आदेश दिया जाना, यहां दूसरों के देखने के लिए बंदर की तरह खड़ा होना एल्डर दिगंबर को बेहद नाखुश कर रहा था। भले ही एल्डर दिगंबर अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने वान्या के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। पहले दिव्य विकास लोक में अपनी सफलता के कारण वह अतिआत्म विश्वासी हो गए थे और अब वान्या के आदेशों का पालन नहीं करते थे। बेशक उन्होंने पहले की तरह खुले तौर पर वान्या का विरोध नहीं किया, लेकिन किसी तरह उनकी अवज्ञा की खबर शार्दूल के कानों तक पहुंच गई। शार्दूल तुरंत उनके दरवाजे पर आया और उन्हें बुरी तरह पीटा। बेचारे एल्डर दिगंबर, एक गरिमामय दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ, उस मूर्ख बाघ के सामने पूरी तरह से असहाय थे और उन्हें पहचान में न आने तक पीटा गया। उस पिटाई के बाद एल्डर दिगंबर ने फिर कभी वान्या के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। अगर वान्या ने उनसे पूर्व जाने के लिए कहा तो वे पश्चिम जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करेंगे। अगर वान्या ने उन्हें खड़े होने के लिए कहा तो वे बिल्कुल बैठने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि एल्डर दिगंबर बहुत अधिक विनम्र हो गए थे, फिर भी उनके भीतर एक जलती हुई इच्छा थी। उन्होंने लगन से साधना करने का दृढ़ निर्णय लिया, यह सोचते हुए कि एक दिन जब उनकी ताकत बढ़ जाएगी तो वह उस मूर्ख बाघ से बदला लेंगे। अगला, एक पहचान टोकन बनाना समाप्त करने और वर्तमान योद्धा को जाने देने के बाद वान्या ने अगले योद्धा को पुकारा। आवाज सुनकर योद्धा जल्दी से आगे बढ़ा। तुम्हारा नाम क्या है? वान्या ने एक नया खाली टोकन निकालते हुए पूछा। जगन जयपाल, योद्धा ने जवाब दिया। जगन जयपाल? यह सुनकर वान्या ने तुरंत ऊपर देखा और नवागंतुक पर नजर डाली। तुम जगन जयपाल हो? जयपाल परिवार की नई पीढ़ी के मार्शल आर्ट्स के वो होनहार जो कभी पृथ्वी रैंकिंग में चौथे स्थान पर था? वान्या ने अपने सामने खड़े युवक को देखते हुए पूछा। सही है, वह मैं ही हूं, जगन ने सावधानी से उत्तर दिया। मैं समझ गई। वान्या ने सिर हिलाया और फिर जगन के लिए पहचान टोकन बनाना शुरू कर दिया। जगन के लिए पहचान टोकन बनाने के बाद उसने उसे सौंप दिया और कहा, अब तुम जा सकते हो। छोटी अलायंस लीडर वान्या, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपके वान्या गठबंधन में शामिल हो सकता हूं? जगन ने टोकन लेते हुए अस्थायी रूप से पूछा। ओह, मुझे खेद है, आपकी शर्तें हमारे वान्या गठबंधन में शामिल होने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। वान्या ने अपना सिर हिलाया। इस आदमी ने मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान उसके पिता को नाराज किया था। हालांकि उसके पिता उदार थे और उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया था, लेकिन वह, विराट की बेटी, ऐसे आदमी को अपने वान्या गठबंधन में कैसे स्वीकार कर सकती थी? उसने अपने पिता के गुस्से को निकालने के लिए उसे पीटा भी नहीं था। यह पहले से ही उसे सम्मान दे रहा था। उसे अपने वान्या गठबंधन में शामिल होने देना। सपने देखते रहो। हालांकि वान्या मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट देखने के लिए युमेश शाही शहर नहीं गई थी, लेकिन वह वहां जो हुआ था उससे काफी वाकिफ थी। आखिरकार चंपा के साथ उसका रिश्ता असाधारण रूप से अच्छा था। जब भी उसके पास खाली समय होता
वह चंपा के पास जाती और उसे अपने पिता विराट के बारे में बताने के लिए परेशान करती। चंपा बदले में वान्या पर जान छिड़कती थी, उसकी हर अनुरोध को स्वीकार करती थी और उसके हर सवाल का जवाब देती थी। वान्या द्वारा इतना परेशान किए जाने के बाद उसने विराट के बचपन की कुछ घटनाओं को भी सुनाया। इसलिए जबकि वान्या को अपने पिता के अनुभवों के बारे में सब कुछ पता नहीं कहा जा सकता था, उसे सामान्य घटनाओं की काफी अच्छी समझ थी। ओह, ठीक है, परेशान करने के लिए खेद है। वान्या की बातें सुनकर जगन की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। वह मूल रूप से खुद को बेहतर ढंग से स्थापित करने के लिए तलवार संप्रदाय के भीतर एक समर्थक खोजना चाहता था। उसकी नजर में यह वान्या गठबंधन एक अच्छा विकल्प था। उसके आश्चर्य के लिए वान्या ने उसे शामिल करने से मना कर दिया। जगन इससे हैरान था। वान्या सक्रिय रूप से कई जयपाल परिवार के योद्धाओं को भर्ती कर रही थी, जो उससे कहीं कम प्रतिभाशाली और कुशल थे। वान्या जगन को जयपाल परिवार के एक उभरते सितारे को क्यों ठुकराएगी? जयपाल परिवार के कई मार्शल आर्ट्स के होनहारों में उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा हालांकि सबसे अच्छी नहीं थी, फिर भी शीर्ष पर थी। यहां तक कि जयपाल परिवार के भीतर भी उसे बहुत माना जाता था। यदि वान्या गठबंधन के प्रवेश मानक बहुत सख्त होते तो यह इतना बुरा नहीं होता, लेकिन कई लोग जिनकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा और साधना उससे कमतर थीं, वे वान्या गठबंधन में प्रवेश करने में सक्षम थे, जबकि उसे कहीं बेहतर प्रतिभा के साथ खारिज कर दिया गया था। हालांकि भले ही जगन हैरान था, लेकिन उसने यहां परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। अतीत में 3 प्राचीन परिवारों में से एक से मार्शल आर्ट्स के होनहार के रूप में उसकी स्थिति गर्व करने वाली बात हो सकती थी, लेकिन अब विशेष रूप से तलवार संप्रदाय के सामने उसकी स्थिति नगण्य थी। यदि उसने तलवार संप्रदाय में परेशानी पैदा करने की हिम्मत की, तो भले ही तलवार संप्रदाय ने उसका पीछा नहीं किया, जयपाल परिवार के मुखिया प्रमुख जयपाल उसे खत्म करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। प्रमुख जयपाल ने बार बार तलवार संप्रदाय में आने वाले जयपाल परिवार के शिष्यों को निर्देश दिया था कि उन्हें संप्रदाय के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। जो कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। जगन के जाने के बाद रूहानी, जो एक तरफ बैठी थी, उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। छोटी वान्या, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह आदमी कभी एक मार्शल आर्ट्स के होनहार के रूप में पृथ्वी रैंकिंग पर चौथे स्थान पर था? तुमने उसे वान्या गठबंधन में भर्ती क्यों नहीं किया? उस आदमी के पास अच्छी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा हो सकती है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे व्यक्ति का क्या उपयोग है, चाहे उनकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो? उसे रखना बेहतर है। ऐसा ना हो कि वह आए और हमारे वान्या गठबंधन को प्रदूषित करे। वान्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ओह, मैं समझ गई। रूहानी ने समझ में सिर हिलाया। भर्ती करते समय वान्या गठबंधन सबसे पहले जिस चीज को महत्व देता है, वह प्रतिभा या ताकत नहीं है, बल्कि योद्धा का चरित्र और अखंडता है। यदि उनका चरित्र और अखंडता कम है, तो भले ही उनकी प्रतिभा और ताकत उत्कृष्ट हो, वे उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। रूहानी ने जगन के मामले पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से खुद को फिर से अपने काम में दफन कर लिया। एक मामूली जगन उसके ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं था। नवधारा महाद्वीप जय युग संप्रदाय के खंडहर। एल्डर ज्वाला जय युग संप्रदाय के खंडहरों की मुख्य छोटी से उभरी उनकी आभा अब दिव्य विकास लोक में थी। उन्होंने अपना सारा समय शस्त्र निर्माणशाला में बिताया था, आचार्य केशव को हथियार बनाने में मदद की थी। आचार्य केशव ने उन्हें बड़ी मात्रा में युद्ध गुण से पुरस्कृत किया था, जिससे एल्डर ज्वाला के गुण लगभग अक्षत हो गए थे। इतनी भारी मात्रा में युद्ध गुणों के समर्थन के साथ एल्डर ज्वाला की पहुंच उन सभी साधना संसाधनों तक थी जिनकी वह इच्छा रखती थी। इसलिए एल्डर ज्वाला की साधना गति दिव्य पवन महल के सभी एल्डर्स में सबसे तेज थी। विराट से नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या की विरासत प्राप्त करने के बाद उन्होंने जल्दी से अपनी वास्तविक ऊर्जा को नव विपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या की वास्तविक ऊर्जा में बदल दिया और तेजी से दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया। दिव्य विकास लोक में सफलता प्राप्त करने के बाद एल्डर ज्वाला को केवल तुरंत एकांतवास से निकलने से पहले अपने स्तर को थोड़ा स्थिर करने की आवश्यकता थी। बिना रुके वह तुरंत तलवार संप्रदाय की शस्त्र निर्माणशाला की ओर बढ़ी। आचार्य केशव हमेशा एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर युद्ध व्यूह कवच विकसित करने के लिए तरसते थे। वर्तमान में नियंत्रण केंद्र को छोड़कर सभी पहलुओं में उनके 8वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच पर शोध सुचारू रूप से चल रहा था। 8वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच की शक्ति के लिए इसके नियंत्रण केंद्र को शक्ति के भयानक अभिसरण का सामना करने के लिए प्राचीन स्तर का जादुई हथियार होना चाहिए था। प्राचीन स्तर से नीचे के जादुई हथियार इतनी भारी शक्ति के तहत संभवतः चकनाचूर हो जाएंगे, जो 8वें स्तर के शीर्ष श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच के उचित संचालन का समर्थन करने में असमर्थ होंगे। दुर्भाग्य से आचार्य केशव के साथ अनगिनत प्रयासों के बावजूद वे अपने सीमित साधना स्तरों के कारण प्राचीन स्तर के जादुई हथियार को सफलतापूर्वक बनाने में असमर्थ थे। लेकिन अब उसने आखिरकार दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया था। अपनी वर्तमान साधना के साथ और अपनी सहायता के साथ ही एक शक्तिशाली ताबीज व्यूह की मदद से आचार्य केशव को प्राचीन स्तर के जादुई हथियार को बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एल्डर ज्वाला इतने लंबे समय तक आचार्य केशव के लिए काम करने के बाद अपने उदार बॉस की काफी आभारी थीं। अपनी सैन्य उपलब्धियों के लिए आचार्य केशव के उदार इनाम के बिना एल्डर ज्वाला दिव्य पवन महल में एक एल्डर के रूप में इतनी जल्दी दिव्य विकास लोक को तोड़ने में सक्षम नहीं होती। इसलिए वह अभी भी आचार्य केशव की दयालुता को चुकाने के लिए बाध्य महसूस करती थीं। जब एल्डर ज्वाला शस्त्र निर्माणशाला में पहुंची तो आचार्य केशव उनसे निकलने वाली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा को देखकर बड़े आश्चर्य के साथ पूछने से खुद को रोक नहीं पाए, एल्डर ज्वाला, क्या आपने पहले ही दिव्य विकास लोक को तोड़ दिया है? यह सही है वर्कशॉप मास्टर केशव, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। एल्डर ज्वाला मुस्कुराई और सिर हिलाया।
इसके बाद हम जन्मजात स्तर के जादुई हथियारों को परिष्कृत करने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, यह तो अद्भुत है, आचार्य केशव ने बेतहाशा खुशी के साथ कहा। तो चलिए, देर न करें, चलिए अभी शुरू करते हैं। इसके साथ उन्होंने तुरंत वह जन्मजात आत्मा अयस्क निकाला जो उन्होंने पहले से